Good morning to all of you. Good morning. आप लोगों को मैंने क्वेश्चन सेंड कर दिए हैं कल सिंगल फेज हाफ वेव कन्वर्टर के। आज मैं आपको सेंड कर दूंगा सिंगल फेज फुल वेव कन्वर्टर के। ऐसे डेली मैं आपको एक एक टॉपिक के क्वेश्चन सेंड करूंगा, तो आप प्रैक्टिस कर लेना उन सभी की। कल मैंने आपको सेंड कर दिया था, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपन। नेक्स्ट मैंने आपको हेडिंग लिखाई थी ड्यूअल कन्वर्टर। नेक्स्ट क्या लिखा था अपने टॉपिक? ड्यूअल कन्वर्टर। ड्यूअल कन्वर्टर। और ड्यूअल कन्वर्टर में इसके नाम से क्या पता लग रहा है? ड्यूअल का मीन्स क्या होगा? टू और कन्वर्टर्स, यानी यहां पर क्या होगा? कितने कन्वर्टर होंगे? दो कन्वर्टर होंगे। और दोनों कन्वर्टर को अगर मैं एंटी पैरेलल में कनेक्ट कर दूं तो उसको अपन क्या बोलते हैं? ड्यूअल कन्वर्टर। कौन से ग्रुप में सेंड किया है? ग्रुप में नहीं सेंड किया, जो मेरे पास में जिनके नंबर है उनको मैंने सेंड किए हैं, जिन्होंने यहाँ पर गेट में परचेज कर रखा है, जिनका ग्रुप मैंने बना रखा है। फ्रीव्हीलिंग डायोड अपन क्लास बी में भी यूज करते हैं। जय अपन क्लास बी में भी फ्रीव्हीलिंग डायोड यूज किया है, करते हैं। मैंने बोला था कि इसके बाद में क्या होगा? जब आपका सर्किट टर्न ऑफ टाइम कैपेसिटर अपोजिट चार्ज हो जाएगा, उसके बाद में फ्री पाथ जो आपका हाईली इंडक्टिव लोड है उसका करंट फ्रीव्हीलिंग डायोड में फ्लो होगा। लेकिन फ्रीव्हीलिंग डायोड के प्रोसेस का मुझे उससे कोई यूज नहीं है, क्योंकि मुझे क्या करना था? मेन थरस्ट को ऑफ करना है। तो उसके आगे जो होगा फोर्थ केस में, फिर बाद में कौन कंडक्ट करने लग जाएगा? आपका तो फ्रीव्हीलिंग डायोड कंडक्ट करने लग जाएगा। तो वो प्रोसेस मैंने नहीं बताया था, वो डायग्राम में मैंने शो कर दिया था कि फ्रीव्हीलिंग डायोड क्लास बी में भी होता है, क्लास डी में भी होता है, लेकिन अपन पढ़ रहे हैं कम्यूटेशन, तो मैंने ओनली मेन थायरिस्टर के ऑफ होने तक आपको एक्सप्लेन किया है। क्लियर है? चलिए ठीक है, अपन स्टार्ट करते हैं। ड्यूअल कन्वर्टर। ड्यूअल कन्वर्टर, क्योंकि आपको फ्रीव्हीलिंग डायोड के प्रोसेस से कोई मीनिंग नहीं है, आपको एग्जाम में नहीं पूछेगा। आपको एग्जाम में कहां तक पूछेगा? तो ओनली आपको कन्वर्टर ऑपरेशन तक, इसलिए मैंने आपको वहां तक बताया हुआ है। चलिए ठीक है। ड्यूअल कन्वर्टर में क्या होगा? तो मैंने क्या बोला? ड्यूअल कन्वर्टर में दो कन्वर्टर होंगे और दोनों कन्वर्टर को अपन कहां कनेक्ट करेंगे? एंटी पैरेलल के अंदर। जैसे सपोज मैं आपको सिंगल फेज के रेस्पेक्ट में ड्रॉ करता हूं सर्किट डायग्राम। सिंगल फेज में तो यहां पर क्या होगा? ये आपके पास में क्या है? थायरिस्टर। और यहां पर क्या है? लोड आपका डीसी मोटर। डीसी मोटर का मतलब क्या होगा? आरएलई लोड। तो ये आपके पास में क्या है? सिंगल फेज फुल वेव कन्वर्टर का डायग्राम है। और ये क्या होगा? थायरिस्टर T1, T3, T2 एंड T4। यहां पर सप्लाई अपन देके चल रहे हैं VS। अगर मैं इस सर्किट के एंटी पैरेलल में एक और कन्वर्टर कनेक्ट कर देता हूं, किस तरीके से? अगर मैं इस तरीके से सर्किट कनेक्ट कर देता हूं, जिसमें क्या होगा? दोनों जो कन्वर्टर हैं, दोनों कन्वर्टर एक दूसरे के कहां पर कनेक्टेड है? एंटी पैरेलल में कनेक्टेड है। और यहां पर क्या होगा? दोनों की लोड क्या होगा? एक कॉमन लोड रहेगा। और यहां से मैं एज्यूम करके चल रहा हूं कि करंट क्या फ्लो हो रहा है? आई नॉट आपका फ्लो हो रहा है। तो इस टाइप का जो सर्किट होगा इसको अपन क्या बोलेंगे? ड्यूअल कन्वर्टर। तो ड्यूअल कन्वर्टर में क्या होगा? एक होगा आपका कन्वर्टर वन, एक होगा आपका कन्वर्टर वन, दूसरा होगा आपका कन्वर्टर टू। और कन्वर्टर वन एंड कन्वर्टर टू दोनों किस में कनेक्ट रहेंगे? आपके एंटी पैरेलल में कनेक्ट होंगे। अगर मैं इसके ब्लॉक डायग्राम से रिप्रेजेंट करूं तो क्या होगा? ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन, ये आपके पास में क्या है? कन्वर्टर वन है, ये आपका कन्वर्टर वन है, और यहां पर क्या होगा? ये आपका लोड है डीसी मोटर, और ये क्या आपके पास में? कन्वर्टर टू।
यहाँ पर क्या होगा, जो कन्वर्टर 2 के SCR होंगे वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होंगे। तो ये ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन है कि इसमें दो कन्वर्टर होंगे, एक यहाँ पर हो सकता है सिंगल फेज कन्वर्टर भी हो, या हो सकता है ये आपका 3 फेज कन्वर्टर भी हो। ये 3 एरो का मतलब क्या होगा, यहाँ पर 3 फेज कन्वर्टर, और सिंगल एरो का मतलब क्या होगा, सिंगल फेज कन्वर्टर। यहाँ पर क्या होगा, आपके पास में इसका सप्लाई देंगे, मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर हो सकता है 3 फेज सप्लाई भी दे दे या फिर सिंगल फेज भी दे सकते हैं। और ये कन्वर्टर में से लोड में करंट क्या फ्लो रहा है, आई नोट। तो ये आपका कन्वर्टर बने, कन्वर्टर 1, और ये होगा आपका कन्वर्टर 2। ये जो मैंने आपके सामने ड्रॉ किया हुआ है, ये जो पहले डायग्राम, ये किसका है, सिंगल फेज का रेस्पेक्ट में ड्यूअल कन्वर्टर है। अगर मैं 3 फेज का बनाऊंगा तो यहाँ पर जो सर्किट होगा, इधर किसका होगा, आपका 3 फेज कन्वर्टर होगा, इधर भी क्या होगा, 3 फेज कन्वर्टर होगा। दोनों किस में कनेक्ट रहेंगे, एंटी पैरेलल में। 3 फेज में आपको पता है थारिस्टर क्या क्या होते हैं, T1, T3, T5, T2, T4 एंड T6। बाकी सप्लाई आपके पास में 3 फेज हो जाएगी। तो उन दोनों सर्किट डायग्राम को आप एंटी पैरेलल में कनेक्ट कर देना, वो आपका 3 फेज ड्यूअल कन्वर्टर हो जाएगा। तो देखो, ड्यूअल कन्वर्टर की डेफिनेशन अगर लिखना है तो क्या होगा, यानी ड्यूअल कन्वर्टर क्या होगा, दो कन्वर्टर होंगे, दोनों एंटी पैरेलल में कनेक्ट होंगे। और अगर मैं कन्वर्टर 1 का फायरिंग एंगल मान के चल रहा हूं अल्फा 1 है, और कन्वर्टर 2 का फायरिंग एंगल क्या मान के चल रहा हूं मैं, अल्फा 2 है। कन्वर्टर 1 का फायरिंग एंगल क्या है, अल्फा 1 है। कन्वर्टर 2 का फायरिंग एंगल अल्फा क्या है, अल्फा 2 है। और मैं यहाँ पर लोड क्या मान के चल रहा हूँ, हाईली इंडक्टिव, ताकि लोड करंट क्या रहेगा, रिमेन लोड करंट क्या रहेगा, रिमेन कांस्टेंट। तो लोड हाईली इंडक्टिव है, लोड करंट कांस्टेंट रहेगा। तो देखो, अगर मैं बोल रहा हूँ कन्वर्टर 1 ऑन स्टेट में है, अगर कन्वर्टर 1 ऑन स्टेट में है तो उस टाइम पर क्या होगा, थायरिस्टर T1 से, इस लोड में से और T2 से करंट फ्लो होगा, तो लोड के अक्रॉस आउटपुट वोल्टेज मिलेगा। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर आपके पास में क्या है, इफ कन्वर्टर 1 है वो किसके अंदर है, आपका ऑन स्टेट के अंदर है। अगर आपका कन्वर्टर 1 ऑन स्टेट में है तो ऑन स्टेट में, तो उस केस में क्या होगा, कन्वर्टर 1 में तो वी आउटपुट वोल्टेज क्या मिलेगा, लोड के अक्रॉस, बताओ। तो डायग्राम कौन सा बना रखा है मैंने, सिंगल फेज फुल वेव कन्वर्टर, और लोड कौन सा है, हाईली इंडक्टिव लोड। आपको पता है आउटपुट वोल्टेज क्या आया था, 2Vm अपॉन पाई इंटू कॉस अल्फा, और इसका फायरिंग एंगल अल्फा 1 है। तो मैंने बोल दिया कि कन्वर्टर 1 का आउटपुट वोल्टेज कितना होगा, VO1 का मतलब क्या होगा, कन्वर्टर 1 के की वजह से आउटपुट वोल्टेज कितना आएगा, 2Vm अपॉन पाई इंटू कॉस अल्फा 1। लेकिन अगर सपोज मान के चलो कि आपका कन्वर्टर 2 ऑन स्टेट में है, ये जो कन्वर्टर 2 है वो ऑन स्टेट में है, तो जब देखो कन्वर्टर 2 ऑन स्टेट में रहेगा तब उस टाइम पर क्या होगा, इधर से करंट फ्लो होगा, तो यहां से आएगा आपके थायरिस्टर में से करंट। तो इस बार करंट ऐसे आएगा, अगर कन्वर्टर 2 ऑन रहेगा तो ये करंट इस तरीके से फ्लो होगा, और करंट ऐसे फ्लो हो रहा है तो मैं क्या बोलूंगा, यहाँ पर आउटपुट वोल्टेज प्लस माइनस इस पोलरिटी में होगा, VO2। पहले जो करंट फ्लो रहा था वो करंट आपका थायरिस्टर इस तरीके से कंडक्ट कर रहे हैं, तो करंट ऐसे फ्लो रहा है, तो ये प्लस माइनस मैंने लिखा था VO1 कि लोड के अक्रॉस आउटपुट वोल्टेज मिलेगा कन्वर्टर 1 की वजह से प्लस माइनस में, और कन्वर्टर 2 की वजह से यहाँ प्लस और यहाँ माइनस आएगा, और VO2 आउटपुट मिलेगा। तो बताओ, कन्वर्टर 2 अगर ऑन स्टेट में है तो किसके उस टाइम पर आउटपुट वोल्टेज क्या होगा, इफ कन्वर्टर 2 ऑन है तो उस केस में क्या होगा, तो VO2 आउटपुट वोल्टेज क्या मिलेगा, लोड तो वैसे हाईली इंडक्टिव ही है, तो यहां से क्या होगा, 2Vm अपॉन पाई इंटू कॉस ऑफ अल्फा 2। और मैं दोनों मान के चल रहा हूं, दोनों कन्वर्टर को अपन ने सप्लाई Vm और Vm सेम सप्लाई वोल्टेज दे रखा है। फिर से समझ लेना, ये कन्वर्टर 1 जब ऑन स्टेट में है उसकी वजह से लोड पर आउटपुट वोल्टेज आ रहा होगा, लोड अपन मान के चल रहे हैं हाईली इंडक्टिव, और हाईली इंडक्टिव में क्या होता है, कंटिन्यूअस कंडक्शन। तो मैंने कंटिन्यूअस का फॉर्मूला लिख दिया। अगर कन्वर्टर 2 ऑन स्टेट में रहेगा तो आपके पास में करंट इस तरीके से फ्लो होगा लोड में से, तो ये प्लस और ये माइनस का आउटपुट वोल्टेज आएगा। अब देखो, मैं बोल रहा हूँ ये VO1 है और ये आपका VO2 है, तो ये प्लस कहां जा रहा है, इस माइनस पे जा रहा है, और ये माइनस कहां जा रहा है, प्लस पे जा रहा है। इसका मतलब कन्वर्टर 1 और कन्वर्टर 2 की वजह से जो आउटपुट वोल्टेज आ रहे हैं, दोनों की अपोजिट पोलरिटी में आउटपुट वोल्टेज आ रहे हैं। तो यहां से मैं अपन क्या लिख सकते हैं कि यहाँ जो है VO1 है और वो VO2 है, वो दोनों क्या है, मतलब VO1 इक्वल टू माइनस VO2 है। VO1 इक्वल टू क्या है, माइनस VO2 है, और माइनस VO2 है, तो VO1 की वैल्यू आप यहां से पुट कर लो, क्या होगा, 2Vm अपॉन पाई इंटू कोस ऑफ क्या होगा, अल्फा 1 होगा, और VO2 की वैल्यू कितनी है, 2Vm डिवाइड बाय पाई कोस ऑफ अल्फा 2 है। तो यहां से 2Vm बाय पाई से 2Vm बाय पाई कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से क्या बचेगा, कोस ऑफ अल्फा 1 माइनस कोस ऑफ अल्फा 2। यहां से क्या आ जाएगा, अगर मैं लिखूं तो कोस ऑफ अल्फा 1 प्लस कोस ऑफ अल्फा 2
इक्वल टू 0, इसको अपन उधर ले जाएंगे क्या आएगा, प्लस कोस ऑफ अल्फा 2 इक्वल टू 0। यानी यहाँ पर अल्फा 1 प्लस कोस ऑफ अल्फा 1 प्लस कोस ऑफ अल्फा 2 0 है, तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ बताओ, ये कब हो सकता है, जब अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। कोस ऑफ अल्फा 1 प्लस कोस ऑफ अल्फा 2 इक्वल टू 0 तभी हो सकता है जब अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। यानी यहां से क्या समझ में आया, क्या क्वेश्चन पूछेगा कि ड्यूअल कन्वर्टर में क्या होगा, क्या बोलोगे, ड्यूअल कन्वर्टर में दोनों कन्वर्टर के फायरिंग एंगल का समेशन कितना होता है आपके पास में, 0, दोनों सॉरी हाँ कितना होगा, 0 होगा, दोनों क्या होगा आपके पास में, ड्यूअल कन्वर्टर में जो होगा दोनों कन्वर्टर के फायरिंग एंगल का समेशन क्या होगा, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 कितना होगा, 0। अगर मैं एज्यूम करके चल रहा हूं कि इफ अल्फा 1 कितना है, 60 डिग्री है, तो बताओ अल्फा 2 कितना होना चाहिए फिर, 120 डिग्री। अगर आपका अल्फा 1 60 डिग्री है, देन बताओ अल्फा 2 कितना होगा आपके पास में, देन अल्फा 2 कितना होगा आपका, 120 डिग्री। अल्फा 1 60 डिग्री का मतलब क्या हुआ, अल्फा लेस देन 90 डिग्री। अल्फा 1 60 डिग्री का मतलब क्या है, लेस देन 90 है या नहीं है, और अल्फा 2 120 डिग्री, इसका मतलब अल्फा किससे ग्रेटर है, 90 से। तो मुझे ये पता लगा कि ड्यूअल कन्वर्टर में क्या होगा, दो कन्वर्टर होंगे जिसका एक का फायरिंग एंगल अल्फा लेस देन 90 डिग्री होगा और दूसरे का फायरिंग एंगल अल्फा ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा। इससे रिलेटेड ऐसे कुछ मैंने पॉइंट बताए थे क्या, बताओ, इनसे रिलेटेड मैंने कुछ पॉइंट बोले थे क्या, अल्फा लेस देन 90 डिग्री, अल्फा ग्रेटर देन 90 डिग्री, कुछ पॉइंट बताए थे, कुछ पॉइंट बताए थे क्या मैंने, कुछ पॉइंट बताए थे मैंने अल्फा लेस देन 90 और अल्फा ग्रेटर देन 90 के। हाँ तो मैंने बताया था क्वाड्रेंट ऑपरेशन के अंदर, कहाँ बताया था मैंने, क्वाड्रेंट ऑपरेशन में। और मैंने क्या बोला था क्वाड्रेंट ऑपरेशन में कि एक जब अल्फा लेस देन 90 होता है तब उस टाइम पर आपका कन्वर्टर किस में काम करेगा, मोटरिंग मोड में काम करेगा, मोटरिंग मोड के अंदर। और अल्फा ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा तो उस केस में किस में काम करेगा, इन्वर्जन मोड में। किस में काम करेगा आपका, इन्वर्जन मोड के अंदर आपका कन्वर्टर काम करेगा। तो यहां पर भी ड्यूअल कन्वर्टर में जो दो कन्वर्टर होते हैं, एक किस में काम करता है, मोटरिंग मोड में काम करता है, दूसरा किस में काम करेगा, इन्वर्जन मोड या फिर ब्रेकिंग में काम करेगा। ये सारे पॉइंट क्लियर है, जल्दी बताओ, ये सारे पॉइंट क्लियर है, ये सारे पॉइंट क्लियर है, ये सारे पॉइंट क्लियर है। चलिए यहाँ पर कुछ पॉइंट लिखना, लिखना है ड्यूअल कन्वर्टर और कुछ पॉइंट लिखो। ड्यूअल कन्वर्टर लिखना है इसके अंदर, लिखना इन ए ड्यूअल कन्वर्टर, इन ए ड्यूअल कन्वर्टर, in a dual converter two converters are connected in anti-parallel, in a dual converter two converters are connected in anti-parallel, two converters are connected in anti-parallel, two converter are connected in anti-parallel, two converter are connected in anti-parallel. Out of these two converter, out of these two converter, out of these two converter, one converter operates in motoring mode, one converter operates in motoring mode, one converter operates in motoring mode and another converter operates in inversion mode. 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 Next लिखना types of dual converter. Types of dual converter. तो ड्यूअल कन्वर्टर दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से, पहला होता है आपका नॉन सर्कुलेटिंग टाइप, नॉन सर्कुलेटिंग टाइप, एंड दूसरा होता है सर्कुलेटिंग टाइप। नॉन सर्कुलेटिंग टाइप एंड दूसरा क्या होगा,
सर्कुलेटिंग टाइप। नॉन सर्कुलेटिंग टाइप ड्यूअल कन्वर्टर क्या होगा समझना। नॉन सर्कुलेटिंग टाइप ड्यूअल कन्वर्टर में क्या होगा, तो आपके पास में ये जो कन्वर्टर वन है, तो एट ए टाइम क्या होगा, नॉन सर्कुलेटिंग टाइप में अगर कन्वर्टर वन ऑन स्टेट में है तो कन्वर्टर टू क्या रहेगा, ऑफ स्टेट में रहेगा। और अगर कन्वर्टर टू ऑन स्टेट में है तो कन्वर्टर वन क्या रहेगा, आपका ऑफ स्टेट में रहेगा। इसका मतलब नॉन सर्कुलेटिंग टाइप ड्यूअल कन्वर्टर में आपका एट ए टाइम ओनली वन कन्वर्टर ही ऑन स्टेट में रहेगा, अदर अनदर कन्वर्टर क्या रहेगा, ऑफ स्टेट में रहेगा। लेकिन सर्कुलेटिंग टाइप ड्यूअल कन्वर्टर में क्या होगा, तो दोनों कन्वर्टर एक साथ में ऑपरेट होंगे। ठीक है, सर्कुलेटिंग टाइप ड्यूअल कन्वर्टर में क्या होगा, दोनों कन्वर्टर एक साथ में ऑन होंगे। और इसको सर्कुलेटिंग टाइप क्यों बोलते हैं, तो समझना, अगर बाय चांस ये कन्वर्टर वन और ये दोनों ऑन रहा तो यहां पर ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है कि आपका जो करंट है वो इसके बाहर सर्कुलेट हो सकता है। यहां से कन्वर्टर वन से फ्लो हो जाए और कन्वर्टर टू से पास आउट हो जाए। यानी यहां पर क्या हो सकता है, यहां पर एक प्रॉब्लम आती है कि आपका जो करंट है वो लोड में से फ्लो नहीं होकर कन्वर्टर के बाहर ही क्या हो सकता है, सर्कुलेट हो सकता है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं अपन, सर्कुलेटिंग टाइप। क्या बोलते हैं अपन इसको, सर्कुलेटिंग टाइप। नॉन सर्कुलेटिंग टाइप क्यों बोलते हैं, क्योंकि वहां पर सर्कुलेटिंग करंट की प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि उस केस में अगर ये ऑन है तब ये ऑफ रहेगा, और ये ऑफ रहेगा तो इधर से कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। तो इसको क्या बोला अपन, क्या बोलेंगे, अगर एक कन्वर्टर ऑन है तो क्या होगा, आपके पास में नॉन सर्कुलेटिंग टाइप होगा। बट दोनों अगर एक साथ में ऑन है तो सर्कुलेटिंग करंट की प्रॉब्लम आएगी। तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर्कुलेटिंग करंट की प्रॉब्लम को अपन एलिमिनेट करने के लिए क्या करते हैं। तो अपन क्या करते हैं, यहाँ पर एक इंडक्टर कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ पर क्या कनेक्ट करते हैं अपन, एक इंडक्टर कनेक्ट कर देते हैं, और इसको अपन क्या बोलते हैं, स्मूथनिंग रिएक्टर। क्या होगा ये, स्मूथनिंग रिएक्टर। तो नॉन सर्कुलेटिंग टाइप ड्यूअल कन्वर्टर जो होगा, सर्कुलेटिंग टाइप ड्यूअल कन्वर्टर, उसमें अपन यहाँ पर एक इंडक्टर कनेक्ट कर देते हैं। अब बताओ इंडक्टर कनेक्ट करने से क्या बेनिफिट मिलेगा। तो इंडक्टर कनेक्ट करने से क्या बेनिफिट मिलेगा कि अगर बाई चांस मेरे पास में करंट लोड में से फ्लो नहीं होकर अगर बाहर सर्कुलेट हुआ, तो बाहर सर्कुलेट होने का मतलब क्या हुआ, इस इंडक्टर में से ज्यादा करंट फ्लो होगा, और इस इंडक्टर में से ज्यादा करंट फ्लो होगा तो आपको पता है इंडक्टर उस चीज का क्या करेगा, अपोज करेगा। इसका मतलब है अब इसमें ये जो इंडक्टर है वो यहाँ पर लोड में से जो करंट आ रहा होगा उसको बैलेंस रखेगा। क्योंकि अगर इसमें लोड में से करंट अगर आपके पास में चेंज हुआ, या फिर लोड में से करंट एकदम से जीरो हुआ और बाहर सर्कुलेट होने लगा, तो इस इंडक्टर में से क्या होगा, सडन चेंज होगा, इंडक्टर उसका अपोज करेगा। तो यहाँ पर सर्कुलेटिंग करंट की भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आपको एग्जाम में पूछा जाएगा कि सर्कुलेटिंग करंट की प्रॉब्लम को एलिमिनेट करने के लिए क्या करते हैं, क्या बोलोगे, स्मूथनिंग रिएक्टर कनेक्ट करते हैं। तो लिखना, आपने लिखा होगा क्लासिफिकेशन, और इसके अंदर लिखना फर्स्ट हेडिंग नॉन सर्कुलेटिंग टाइप, नॉन सर्कुलेटिंग टाइप, नॉन सर्कुलेटिंग टाइप, नॉन सर्कुलेटिंग टाइप, और उसकी डेफिनेशन लिखना। लिखना इसके अंदर, इन ए नॉन सर्कुलेटिंग टाइप ड्यूअल कन्वर्टर, in a non-circulating type dual converter, in a non-circulating type dual converter, both the converters, only one converter is remain, only one converter is remain in on state at a time, only one converter is remain in on state at a time, only one converter is remain in on state at a time, but in case of circulating type dual converter, but in case of circulating type dual converter, circulating type dual converter, circulating type dual converter, both the converters are remain in on state, both the converters are remain in on state at a time, both the converters are remain in on state at a time, both the converters are remain in on state at a time,
therefore due to this करंट में सर्कुलेट ऐसे लिखना है, ड्यू टू दिस देयर मे बी ए प्रॉब्लम ऑफ, ऐसे लिख देना, देयर मे बी ए प्रॉब्लम ऑफ सर्कुलेटिंग करंट, देयर मे बी ए प्रॉब्लम ऑफ सर्कुलेटिंग करंट, प्रॉब्लम ऑफ सर्कुलेटिंग करंट in order to eliminate this, in order to eliminate this, in order to eliminate this, a smoothing reactor is connected, smoothing reactor is connected in circuit, smoothing reactor is connected in circuit, smoothing reactor is connected in circuit, बफरिंग हो रहा है क्या? बफरिंग थोड़ी हो रहा है। नहीं, चलिए स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से ड्यूअल कन्वर्टर के, स्क्रीनशॉट ले लेना ड्यूअल कन्वर्टर। कंप्लीट। तो ये आपका था ड्यूअल कन्वर्टर, ये क्या आपके पास में ड्यूअल कन्वर्टर। तो नेक्स्ट टॉपिक अपन स्टार्ट करते हैं, पावर ट्रांजिस्टर। नेक्स्ट हेडिंग होगी पावर ट्रांजिस्टर, नेक्स्ट होगा पावर ट्रांजिस्टर, पावर ट्रांजिस्टर। और पावर ट्रांजिस्टर कौन कौन से होते हैं? पहला होता है पावर बीजेटी, पावर बीजेटी। दूसरा क्या होगा? पावर मॉसफेट, पावर मॉसफेट। और नेक्स्ट क्या होगा? आईजीबीटी। पावर बीजेटी, पावर मॉसफेट एंड आईजीबीटी। अल्फा इक्वल टू 90 पे क्या करोगे? अल्फा इक्वल टू 90 पर आपको पता है कोस 90 कितना होगा? जिग्नेश आप जो पूछ रहे हो कोस 90 कितना होगा? कोस 90 कितना होगा? 0। आउटपुट वोल्टेज कितना हो जाएगा? 0। आप जो पूछ रहे हो एक बार सोचो तो सही कि आप पूछ क्या रहे हो। अल्फा इक्वल टू 90 पर एवरेज आउटपुट वोल्टेज कितना होगा? 0। लोड ही शॉर्ट कर दिया, रखना चाहोगे कभी आप? आउटपुट वोल्टेज 0 होने का मतलब लोड शॉर्ट हो चुका है। आप चाहोगे कभी लोड शॉर्ट होना चाहिए? नहीं ना, तो इसलिए अपन अल्फा 90 पर काम नहीं करेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट समझना, पावर बीजीटी, मॉसफेट और आईजीबीटी। वैसे आपके सिलेबस में क्या क्या लिखा हुआ है? मॉसफेट एंड आईजीबीटी लिखा हुआ है। फिर भी अपन पढ़ते हैं बीजेटी, मॉसफेट और आईजीबीटी तीनों क्या क्या होंगे समझना। आपने एनालॉग पढ़ लिया होगा, एनालॉग में आपने बीजेटी पढ़ा होगा, बहुत डिटेल में पढ़ते हो। मैं जस्ट यहाँ पर आपको कंपेयर कराऊंगा कि आपने एनालॉग में पढ़ा होगा और यहाँ का बीजेटी और एनालॉग वाले बीजेटी में क्या डिफरेंस है। ठीक है, मतलब यहाँ पर जो बीजेटी होगा वो कैसे काम करेगा, बस वो अपन देखेंगे यहाँ तक। तो देखो पावर बीजेटी जो है, पावर बीजेटी जैसे आपने एनालॉग में बीजेटी पढ़ा होगा, एनालॉग में आपको सर ने बताया होगा बीजेटी कितने रीजन में काम करता है? तो 4 में। या तो क्या होगा आपका एक्टिव रीजन होता है, एक्टिव, सैचुरेशन, कट ऑफ या रिवर्स एक्टिव, चारों में काम करता है। ठीक, क्या होगा आपका बीजेटी? क्या होगा? तो एक्टिव रीजन या कट ऑफ रीजन, सैचुरेशन या रिवर्स एक्टिव, आपने 4 पढ़े होंगे। लेकिन यहाँ पर जो पावर बीजेटी है वो पावर बीजेटी किस में काम करता है? सैचुरेशन के अंदर। पावर बीजेटी किस में काम करता है? सैचुरेशन रीजन में काम करता है। लेकिन एनालॉग में जो आप बीजेटी यूज करते हो उसको आप कैसे ऑपरेट करवाते हो? एज ए एम्पलीफायर,
एनालॉग में जो आप बीजेटी पढ़ते हो वो क्या काम करता है, एज ए एम्पलीफायर का काम करता है। यहाँ जो पावर बीजेटी होगा वो सेचुरेशन में काम करेगा, और सर ने आपको एनालॉग में बताया होगा कि सेचुरेशन के अंदर आपका बीजेटी एज ए स्विच की तरह काम करता है, क्योंकि मैं यहाँ पर जितनी भी डिवाइसेस यूज कर रहा हूँ उसको एज ए मैं स्विच ऑपरेट करवा रहा हूँ। लेकिन एनालॉग में जो आप बीजेटी पढ़ते हो वो किसकी तरह काम करता है, एज ए एम्पलीफायर की तरह काम करता है। ध्यान रखना, यहाँ बीजेटी जो अपन पढ़ रहे हैं वो आपका एज ए एम्पलीफायर की तरह काम नहीं करेगा, वो किसकी तरह काम करेगा, एज ए यहाँ पर स्विच की तरह ऑपरेट होगा। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि पावर बीजेटी जो होगा वो किसकी तरह ऑपरेट होगा, एज ए स्विच की तरह। एज ए स्विच की तरह अपन ऑपरेट करवाएंगे इसको, एज ए स्विच। और ये किस में काम करेगा, तो ये किस में काम करेगा बताओ, सेचुरेशन रीजन के अंदर। किस में काम करेगा आपका बीजेटी, सेचुरेशन के अंदर ये काम करेगा। ठीक है, ध्यान रखना आपका ये जो बीजेटी होगा सेचुरेशन में काम करेगा, दूसरा सेचुरेशन में काम करेगा और एज ए स्विच की तरह ऑपरेट होगा। नेक्स्ट समझना, आपने पढ़ा होगा बीजेटी का ये सिंबल होता है, बीजेटी का ये सिंबल होगा, ये बीजेटी का सिंबल होगा, समझना। और बीजेटी में 3 टर्मिनल होते हैं, कौन कौन से, इमिटर, बेस एंड कलेक्टर। तो ये मेरे पास में क्या है, बेस टर्मिनल है, यहां से अपन क्या करेंगे, इसको बायसिंग बैटरी से सप्लाई अपन देते हैं। ये वोल्टेज अपन क्या लिखते हैं, इसको वीबीबी। यहां से करंट रेजिस्टेंस क्या होता है, आरबी। इसमें से करंट क्या फ्लो होता है, आईबी। यहां से करंट क्या होगा, कलेक्टर करंट आईसी। ये क्या होगा आपका, आरसी। एनालॉग हो गया है क्या, जल्दी बताओ, एनालॉग पढ़ लिया है। एनालॉग हो गया है। अच्छा, एनालॉग नहीं हुआ है, सेमेस्टर में तो पढ़ ही लिया होगा ना, सेमेस्टर में तो पढ़ा होगा थोड़ा बहुत, सेमेस्टर में। अच्छा, अब शुरू होगा, हाँ शायद अभी इसके बाद में एनालॉग ही स्टार्ट होगा, कल से आपका, कल से आई थिंक आपका एनालॉग स्टार्ट होगा। तो देखो, आपने इतना पढ़ाई होगा, सेमेस्टर में इतना नॉलेज होगा आपको कि ये बीजेटी का अपने इस तरीके से बाइसिंग सर्किट आप बनाते हो, बहुत सारे कॉम्बिनेशन होते हैं, मैंने सिर्फ यहाँ पर एक सर्किट बनाया है। तो देखो, ये आपका आरबी क्या है, बेस का रेजिस्टेंस है, आरसी क्या है, कलेक्टर रेजिस्टेंस है। और यहाँ पर क्या होगा, इमिटर, इमिटर में क्या होगा, ये आपके पास में एक एरो आप इस तरीके से शो करके चलते हो। तो ये आपके पास में क्या है, बीजेटी का सर्किट है। ये जो होगा किस में काम करेगा, सेचुरेशन के अंदर। और आपको पता होगा सेचुरेशन में, अब आप जब पढ़ोगे, इतना डिटेल में नहीं बता पाऊंगा ना कि सेचुरेशन में कैसे होता है, सब कुछ आपको एनालॉग में बताया जाएगा। यहाँ पर गेट में क्वेश्चन भी आते हैं कि ऐसा सर्किट बना के दे देगा और पूछेगा बताओ कि ये बीजेटी एक्टिव में काम करेगा या सेचुरेशन में काम करेगा। तो वैसे क्वेश्चन भी आपको एनालॉग में कराए जाएंगे, बीजेटी बाइसिंग से रिलेटेड, कि सेचुरेशन में काम करेगा या एक्टिव में काम करेगा, कैसे आप चेक करोगे। मैं एक तरीका आपको बता रहा हूँ, बाकी आपको वहां पर 2 या 3 मेथड होते हैं इसके, एक्टिव में काम करेगा या सेचुरेशन में काम करेगा, उसके चेक करने के 3 मेथड होते हैं। मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ कि सेचुरेशन में कैसे आप चेक करोगे। देखो, ये आपका बेस टर्मिनल है, यहाँ का वोल्टेज अगर वीबी है, यहाँ का वोल्टेज अगर आपका वीबी है, और ये कलेक्टर है, तो कलेक्टर का वोल्टेज क्या है, वीसी है। यहाँ पर ये जो एरो है, ये एरो क्या शो करेगा, देखो यहाँ पर एरो का मतलब ये होता है कि यहाँ पर एक डायोड कनेक्टेड है, और डायोड है वो कौन सा है, सिलिकॉन डायोड है, और उसका वोल्टेज कितना है, 0.7 है। ठीक है, ये क्या आपके पास में सिलिकॉन डायोड है, और सिलिकॉन डायोड है, और ये किसका कितना वोल्टेज है, 0.7 है। यहाँ पर क्या होता है, एक और डायोड इस तरह का होता है, और इसका जो वोल्टेज है इसका होता है 0.7 वोल्ट। ठीक है, ये क्या होता है आपके पास में, एक डायोड होता है जिसका वोल्टेज कितना होता है, 0.7। अगर आपको पता होगा सेमेस्टर में आप यहाँ से आईबी करंट क्या लिखते हो, तो आईबी करंट आप लिखते हो वीबीबी माइनस 0.7 डिवाइड बाय आरबी। और यहाँ से जो आईबी करंट आ रहा है उस आईबी करंट को क्या लिखते हो बताओ आप, तो यहाँ पर ये वीबीबी 0.7 डिवाइड बाय आरबी करते हो। एक्चुअली 0.7 क्या था, ये जो डायोड है उसका क्या है बताओ, वोल्टेज है। तो मैं बताऊंगा ये 0.7 क्या है, तो इस डायोड का वोल्टेज है। अच्छा, ये ध्यान रखना, ये एरो क्या शो करता है बताओ, ये एरो क्या शो करता है, जो आप बीजेटी में आप एरो बना रहे हो, ये बीजेटी में जो एरो है वो क्या शो करता है, ऐसा मत बोलना करंट की डायरेक्शन को शो करता है ना,
करंट की डायरेक्शन को शो नहीं करता है, ये शो करता है आपके पास में कि यहाँ पर क्या है, एक डायोड है और वो इस पोलरिटी में कनेक्टेड है, यहाँ पर एक डायोड है और वो इस पोलरिटी में कनेक्टेड है, इस तरह वो उसको शो करेगा। जैसे मैंने आपको बताया था यूजेटी में, जैसे यूजेटी अपन ने पढ़ा था, तो यूजेटी में मैंने इस तरह से सिंबल बनाया था और मैंने ऐसे एरो लगाया था, ये यूजेटी का सिंबल बनाया था। ऐसे एरो का मतलब क्या था, तो आपको पता होगा जब यूजेटी मैंने बना रहा था इंटरनल डायग्राम, तो यहां पर मैंने बोला था एक डायोड है और यहाँ RB1 और यहाँ RB2 रेजिस्टेंस है, ऐसा सर्किट था। तो ये जो डायोड है, उस डायोड को मैंने यहाँ से एरो से शो कर दिया था कि ये एरो का मतलब ये कि यहाँ पर डायोड है, वो इस पोलरिटी में कनेक्टेड है, ठीक है, तो ध्यान रखना। यहां पर मेरे पास में क्या है, ये 0.7 है, इसका 0.5 होता है। और जब बीजेटी आपका सेचुरेशन में काम करता है, जब आपका बीजेटी सेचुरेशन में काम करता है, तो उसके अक्रॉस यहां पर VCE, ये पोटेंशियल क्या होता है, VCE कितना होता है, जल्दी बताओ। जब अगर जिसने पढ़ लिया हो ना लोग, जब बीजेटी आपका सेचुरेशन में काम करेगा, तो सेचुरेशन में VCE कितना होता है, जल्दी बताओ। सेचुरेशन में VCE कितना होता है, VCE कितना होता है सेचुरेशन में, जल्दी बताओ। VCE कितना होता है, 0.2। कितना होता है, VCE 0.2 होता है, एकदम सही है। कितना होता है, VCE होता है 0.2 जब ये सेचुरेशन में काम करता है। आप एनालॉग पढ़ोगे तब आपको बताया जाएगा कि VCE कितना होता है, यहाँ पर 0.2 होता है। देखो 0.2 कैसे आता है, तो जब ये बीजेटी सेचुरेशन में काम करता है, तब उस टाइम पर क्या होता है, ये दोनों डायोड एक साथ में ऑन रहते हैं, ठीक है। जब ये बीजेटी सेचुरेशन में काम करेगा, यानी ये डायोड जब ऑन रहेगा, इसका मतलब ये कि आपका बीजेटी सेचुरेशन में काम कर रहा होगा। और ये डायोड ऑन कब रहेगा, जब VB का पोटेंशियल VC के पोटेंशियल से क्या होगा, ज्यादा होगा। तो अगर मैं यहाँ पर क्या बोल सकता हूँ कि इफ VB ग्रेटर देन VC होगा, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, बीजेटी किस में काम करेगा, आपके पास में सेचुरेशन के अंदर। इसके अलावा भी बहुत सारे मेथड्स होते हैं जो आपको सर बताएंगे वहां पर कि सेचुरेशन में और कैसे कैसे आप चेक कर सकते हो। जस्ट मैं आपको थोड़ा सा एक छोटा चीज बता रहा हूँ कि यहाँ पर अगर ये वोल्टेज हुआ, तो ये डायोड वाला ऑन हुआ ना, ये डायोड ऑन हुआ तो क्या रहेगा, आपके पास सेचुरेशन में काम करेगा। तो चलो एक काम करो, इसमें आप KVL अप्लाई कर दो। देखो ये वोल्टेज तो कितना है, 0.5 पे प्लस 0.7 है, और यहाँ का वोल्टेज कितना है, तो 0.5 है, ये 0.5 है, और ये क्या होगा, प्लस माइनस होगा, और ये प्लस माइनस होगा। मैं काम करता हूँ, इसमें पूरे में KVL अप्लाई कर देता हूँ। यहाँ से क्या आएगा, प्लस VCE माइनस 0.7 प्लस 0.5 इक्वल टू 0। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, प्लस VCE माइनस 0.5 माइनस 0.7 और प्लस 0.5 इक्वल टू 0। तो यहां से आ जाएगा आपका VCE, वो कितना हो जाएगा आपके पास में, सॉल्व करोगे तो 0.2। अरे VCE कितना होगा आपके पास में, 0.2 रहेगा। तो आप इस तरीके से लिखते हो कि VCE कितना होगा आपका, 0.2 होगा। अब समझना, समझना नेक्स्ट। जब आपने बीजेटी में ये सब बीजेटी में पढ़ोगे ना, अभी पावर बीजेटी का मैं नहीं बता रहा हूँ, पावर बीजेटी में से क्या क्वेश्चन आएगा वो बाद में बताऊंगा मैं। तो ये आप जब एनालॉग में पढ़ोगे सब कुछ आपको बताया जाएगा। और आप जब कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करोगे बीजेटी की, VCE और IC में कैरेक्टरिस्टिक्स, तो आपने इस तरीके से बनाई होगी कैरेक्टरिस्टिक्स, ऐसे बनाया होगा आपने बीजेटी में कैरेक्टरिस्टिक्स। डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ बेस करंट के लिए क्या होता है, ये बेस करंट आपका डिफरेंट डिफरेंट होता है, उसके लिए अपन ड्रॉ करते हैं। और यहाँ पर आप एक लाइन ड्रॉ करते हो बीजेटी में, और यहाँ पर ड्रॉ करके यहाँ लिखते हो कि बीजेटी इसमें क्या काम करेगा, सेचुरेशन में। यहाँ पर किस में काम करेगा, एक्टिव के अंदर। ये क्या होगा, कट ऑफ रीजन के अंदर काम करेगा। अरे कैरेक्टरिस्टिक सब पता है ना। यहाँ पर क्या होगा, सेचुरेशन में काम करेगा, यहाँ पर एक्टिव के अंदर, और यहाँ पर कट ऑफ रीजन के अंदर काम करेगा। तो देखो जब आप ये बीजेटी पढ़ोगे तब आपको पूरा वहां पर बताया जाएगा कि बीजेटी सेचुरेशन में जब काम करेगा तो यहाँ पर ऑपरेट होगा। और अगर सेचुरेशन के अंदर अगर मैं कैरेक्टरिस्टिक्स चेक करूं, तो सेचुरेशन में कैरेक्टरिस्टिक्स अप्रोक्सीमेटली क्या रहती है आपकी, लीनियर आती है। अप्रोक्सीमेटली लीनियर, एग्जैक्ट लीनियर नहीं होता है। तो मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट है बस इतना सा पार्ट, कि जब मैं पावर बीजेटी की कैरेक्टरिस्टिक्स बनाऊंगा, तो पावर बीजेटी सेचुरेशन में काम करेगा, इसका मतलब ये यहां तक ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आएगी पावर बीजेटी की। क्लियर है, अरे क्लियर है ये। जब मैं स्विच की तरह ऑपरेट करवाऊंगा तो आपके पास में क्या होगा, सेचुरेशन में काम करेगा। बस मैं इतनी सी कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करूंगा पावर बीजेटी की। तो चलिए समझना, ड्रॉ करते हैं अपन कैरेक्टरिस्टिक्स पावर बीजेटी क्या होगा। तो आपको एग्जाम में बोला जाएगा ये आपके पास में बीजेटी है,
आपको एग्जाम में बोला जाएगा ये पावर बीजेटी है और पावर बीजेटी है, आपसे बोला जाएगा बताओ इसकी स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी। स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स क्यों बना रहा हूं, क्योंकि ये किसकी तरह काम करेगा, यहाँ पर ये स्विच की तरह काम करेगा। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट जो होगा यहाँ पर वो इसकी स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स होगी। तो ये मेरे पास में क्या है, ये डायग्राम है। और स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स अपन किस किस में बनाते हैं, तो वीसीई और यहां से करंट क्या हो रहा होगा, आईसी। यहां स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स में किससे बनाऊंगा, वीसीई एंड आईसी में अपन कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करेंगे। आईसी और वीसीई में वही क्या होगी बताओ, इसकी स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स होगी। तो मुझे ड्रॉ करना है कि इसकी स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी। स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स तो अपन किस में ड्रॉ करेंगे, वीसीई वर्सेस आईसी के अंदर। वीसी और आईसी की जो कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करेंगे, जब ये स्विच की तरह काम करेगा, जैसे ये स्विच है आपके पास में, तो स्विच यहाँ का वोल्टेज क्या होगा, इसका वीसीई होगा, और यहाँ जो करंट फ्लो होगा कौन सा होगा, आईसी करंट होगा। तो मुझे कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करनी वीसीई और आईसी की। आपको एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है, कैरेक्टरिस्टिक से रिलेटेड क्या क्वेश्चन पूछेगा समझना। पहले अपन ड्रॉ करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी। तो देखो मुझे ड्रॉ करना है बीजेटी की कैरेक्टरिस्टिक्स वीसीई एंड आईसी में। कैरेक्टरिस्टिक में अपन क्या करेंगे, बीजेटी को पहले अपन ऑन करेंगे और फिर बीजेटी को अपन यहाँ पर क्या करेंगे, ऑफ करेंगे। पहले मैं बीजेटी को यहाँ पर टर्न ऑन की कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करेंगे, फिर उसके बाद में क्या होगा, टर्न ऑफ की कैरेक्टरिस्टिक्स अपन ड्रॉ करेंगे। जब बीजेटी ऑन स्टेट में होगा तब क्या कैरेक्टरिस्टिक्स आएगी, और ऑफ स्टेट में होगा तब क्या कैरेक्टरिस्टिक्स आएगी। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं टाइम टी, एक्स एक्सिस पर क्या है, टाइम टी है, और यहां पर वाई एक्सिस पर अपन ड्रॉ करेंगे। तो इस कलर से जो मैं ड्रॉ करूंगा वो वीसीई की कैरेक्टरिस्टिक्स होगी, और मैं दूसरे कलर से ड्रॉ करूंगा इससे, वो क्या होगा, आईसी की कैरेक्टरिस्टिक्स होगी। और मुझे क्या करना है, पहले बीजेटी को ऑन करना है। तो आप ये बताओ, बीजेटी को अगर आप क्या करोगे, ऑन करना है, तो क्या बीजेटी को आप जैसे आप बेस करंट दोगे एकदम से ऑन हो जाएगा क्या, नहीं, एकदम से ऑन नहीं होगा। मैंने क्या बोला कि आपके पास में जो करंट होगा, या फिर आप ये जो करंट होगा, अभी कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ की थी, ये करंट जो होगा वो इस तरीके से क्या होगा, आपका इंक्रीज होगा। ठीक है, करंट इस तरीके से क्या होगा, आपके पास में इंक्रीज होगा। तो अगर मैं कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करता हूं तो क्या आएगी, तो समझना, ये आपके पास में क्या है, ये बीजेटी है। जब मैं यहाँ पर बेस करंट दूंगा इसको मैं, तो यहां से क्या बोल रहा हूं मैं, आईसी करंट इंक्रीज होगा। अब आईसी करंट इंक्रीज होगा क्योंकि ये ऑन हो रहा होगा। तो बेस करंट जब मैं दूंगा तो ये धीरे धीरे आईसी करंट क्या होगा, बढ़ेगा। और आईसी करंट मैंने क्या बोला, तो सेचुरेशन में जो आएगा आईसी करंट वो किस तरीके से होगा, तो पहले इनिशियली आपका करंट जीरो है। इनिशियली मैं क्या मान के चल रहा हूँ कि करंट कितना है, जीरो है। बीजेटी आपका ऑफ स्टेट में है, बीजेटी है, और मुझे ऑन करना है आपका ऑन, तो ये टी ऑन टाइम है कि इतने टाइम में आपका बीजेटी ऑन हो रहा है। तो यहां पर क्या होगा, तो जब बीजेटी ऑन होगा तो बताओ यहां से करंट क्या होगा, इंक्रीज होगा, करंट इंक्रीज होगा, और अपनी वैल्यू कहां पर चला जाएगा, सेचुरेशन में। ये में ध्यान रखना, अप्रोक्सीमेटली कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ कर रहा हूं। अप्रोक्सीमेट कैरेक्टरिस्टिक में मैं मान के चल रहा हूं कि आईसी मान के करंट लीनियरली चल रहा हूं कि आईसी इंक्रीज, करंट लीनियरली इंक्रीज हो रहा है। तो इस पॉइंट पर से पहले आपका बीजेटी क्या था, ऑफ स्टेट में था, तो पहले से करंट कितना था, जीरो। बीजेटी आपका ऑफ स्टेट में था तो पहले से करंट कितना था, जीरो। तो बोला ये जो मैंने ड्रॉ किया भाई आईसी करंट है। और यहां पर जाने के बाद में आपका करंट कहां जा चुका है, सेचुरेशन में। यहां पर जाने के बाद में आपका करंट कहां पर जा चुका है, सेचुरेशन में। तो इस पॉइंट के बाद में करंट क्या रहेगा, आपका कांस्टेंट। इस पॉइंट सेचुरेशन के बाद में क्या होगा, करंट क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो यहां पर ड्रॉ करते हैं कि सेचुरेशन के बाद में करंट क्या होगा, कांस्टेंट। तो ये जो करंट होगा, इस करंट को मैं क्या बोलूंगा, आईसीएस। आईसीएस का मतलब क्या होगा, कलेक्टर करंट इन सेचुरेशन के अंदर। तो ये सेचुरेशन में इसका मैक्सिमम करंट फ्लो होगा। आप मुझे बताओ, इससे पहले बीजेटी जब ऑफ स्टेट में था, जब इस टाइम से पहले, टाइम टी इक्वल टू जीरो से पहले बीजेटी जब ऑफ स्टेट में था, तब बताओ वीसीई की वैल्यू कितनी थी, ये वीसीई कितना था। जब ये बीजेटी आपका ऑफ स्टेट में, तब ये वीसीई कितना होगा, बता सकते हो क्या,
जल्दी बताओ। जब बीजेटी आपका ऑफ स्टेट में है तो वीसीई कितना होगा? वीसीई कितना होगा? वीसीई कितना होगा? जल्दी बताओ, ये वीसीई कितना होगा? तो देखो, यहां पर आपका वीसीसी कनेक्टेड है, ये आपका सप्लाई है ना, यहां पर इन दोनों के बीच में वीसीसी कनेक्टेड है, और ये ऑफ स्टेट में है। तो अगर ये स्विच यहां से ऑफ स्टेट में रहा, ये ऑफ है, तो बताओ यहाँ का वीसीई कितना होगा? वीसीसी होगा या नहीं होगा? अरे जब ऑफ रहेगा तब ये वीसीसी, यहाँ का वीसीई और वीसीसी दोनों क्या होगा? इक्वल होगा या नहीं होगा? क्योंकि ये ओपन सर्किट की तरह काम करेगा ऑफ स्टेट में। तो मैं बोल रहा हूँ कि वीसीई कितना होगा? वीसीसी रहेगा। कितना होगा? वीसीसी। तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूँ कि जब बीजेटी आपका पहले से ऑफ स्टेट में था, तो उस केस में आपका वीसीई कितना होगा? तो यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कि ये पॉइंट है मेरे पास में, वीसी कितना होगा? तो ये कितना रहेगा आपके पास में इनिशियली? वीसीसी। अब मैं जैसे ही बीजेटी को ऑन कर रहा हूं, और मैं बोल रहा हूं कि इस पॉइंट पर आने के बाद में आपका बीजेटी पूरा क्या हो जाएगा? ऑन। और पूरा ऑन होने का मतलब क्या रहेगा बताओ? ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। ऑन होने का मतलब स्विच ऑन हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट। और अगर ये शॉर्ट सर्किट हो गया तो बताओ वीसीई कितना होगा? यहाँ का वोल्टेज, शॉर्ट सर्किट का वोल्टेज कितना होता है? 0। तो मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर जो बीजेटी होगा, वो आपका क्या, यहाँ पर वोल्टेज क्या होगा? वीसीसी से डिक्रीज होगा। यहाँ पर क्या होगा? डिक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, और इस पॉइंट पर आने के बाद में क्या हो जाएगा बताओ? वीसीसी, वीसीई कितना हो जाएगा? 0। यहां पर क्या हो जाएगा आपके पास में? वीसीई कितना होगा? 0। इस कैरेक्टरिस्टिक्स में किसी को कोई डाउट? जल्दी बताओ। ये ऑन टाइम पर कैरेक्टरिस्टिक करंट इंक्रीज हो रहा है, तो ये आईसी करंट है, और वीसीई डिक्रीज हो रहा है। और जब आपके पास में बीजेटी पूरा ऑन हो जाएगा, तब मैं क्या बोल रहा हूं? ये एज ए शॉर्ट सर्किट की तरह काम करेगा, और शॉर्ट सर्किट का वोल्टेज कितना होता है? वीसीई। बट प्रैक्टिकली मैंने अभी आपको बताया था कितना होता है? 0.2। एनालॉग में जब आप पढ़ोगे तब कितना होता है? 0.2 आपको बताया जाएगा, वो अलग चीज। मैं भी यहाँ पर क्या मान के चल रहा हूँ? अप्रोक्सीमेट कैरेक्टरिस्टिक्स में मान के चल रहा हूँ आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स। आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या मान रहे हैं अपन? कि ये शॉर्ट सर्किट रहेगा। अरे क्लियर है ये पॉइंट? जल्दी बताओ, क्लियर है ये पॉइंट? बोलो यार, क्लियर है ये पॉइंट? नेक्स्ट समझना। तो ये मेरे पास में कैरेक्टरिस्टिक्स आएगी कब? जब मेरे पास में स्विच क्या रहेगा? ऑन होगा तब। अब मैं बोल रहा हूँ कि मेरा स्विच ऑन स्टेट में है कुछ टाइम के लिए, कुछ टाइम के लिए मेरा स्विच ऑन स्टेट में ही है। अगर ऑन स्टेट के अंदर है, तो फिर तो मेरे पास में क्या होगा? करंट सेचुरेशन ही फ्लो होगा, और मेरे पास में क्या होगा? ये कितना होगा? 0 ही रहेगा। ये कितना होगा? 0 ही रहेगा। अब मैं बोल रहा हूँ कि यहां पर मुझे बीजेटी को फिर से क्या करना है? ऑफ करना है। क्या करना है मुझे? ऑफ करना है। अगर ऑफ करना है तो ये जो टाइम होगा वो कौन सा टाइम होगा? टी ऑफ टाइम। और जब मुझे इसको ऑफ करना है तो क्या होगा बताओ? ऑफ होने का मतलब क्या होगा? फिर से इसी स्टेट में आना चाहिए। तो ऑफ होने का मतलब करंट क्या होगा आपका? डिक्रीज होना चाहिए, और वोल्टेज आपका इंक्रीज हो गया। अगर ऑफ हो गया तो फिर से कितना हो जाएगा आपका? वीसीई इक्वल टू कितना हो जाएगा? वीसीसी हो जाएगा। तो यहां से मैं क्या बोल रहा हूं कि आपका बीजेटी क्या होगा? ऑफ होने का मतलब क्या होगा? तो ये वोल्टेज फिर से क्या होगा? इंक्रीज होगा, और इंक्रीज होगा, और ये वोल्टेज फिर से कहां चला जाएगा? अपने वीसीसी पर चला जाएगा। और ये करंट क्या होगा? तो ये करंट डिक्रीज होकर यहाँ पर क्या आ जाएगा? 0 पर, क्योंकि मेरे पास में यहाँ पर स्विच क्या हो चुका होगा? इस पर मैं मान रहा हूँ ऑफ हो गया होगा। तो ये पॉइंट मेरे पास में, इसके बाद में मैं बोल रहा हूँ कि मेरा स्विच क्या है? ऑफ स्टेट में ही है। अगर कुछ टाइम के लिए ऑफ स्टेट के अंदर है, तो ऑफ स्टेट में क्या होगा? तो यहाँ पर वीसीसी रहेगा। ऑफ स्टेट में क्या होगा? तो ये मेरे पास में क्या होगा? वीसीसी रहेगा। ये वीसीसी रहेगा। और करंट कितना रहेगा आपके पास में? तो करंट 0 रहेगा। करंट कितना होगा? 0। तो ये जो आपके पास में है, ये कितना होगा? वीसीसी। ये कितना होगा? वीसीसी ऑफ स्टेट के अंदर। तो ये मेरी क्या होगी? स्विच की ऑन की, ऑफ की कैरेक्टरिस्टिक्स होगी, ये ऑन की कैरेक्टरिस्टिक्स होगी। ये ऑन स्टेट के अंदर रहेगा। तो ऑन स्टेट में आइडियली अपन मान के चल रहे हैं तो वोल्टेज कितना होगा? 0। और ऑफ स्टेट में करंट कितना रहेगा? 0। तो ये आपके पास में क्या होगा? बीजेटी की अप्रोक्सीमेटली स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स होगी। इसमें किसी को कोई डाउट हो तो बता दो, इस पूरी कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर। फिर क्या क्वेश्चन पूछेगा वो अपन देखते हैं। किसी को कोई डाउट हो तो बता दो। किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट? नहीं?
चलिए ठीक है, समझना। तो मतलब ये मेरे पास में क्या है, कैरेक्टरिस्टिक से। अब मुझे एग्जाम में क्या पूछा जाएगा, मुझे एग्जाम में पूछा जाएगा कि बताओ स्विचिंग पावर लॉस कितने होंगे। स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक से तो क्या पूछेगा आपको, स्विचिंग पावर लॉस कितने होंगे, ड्यूरिंग टर्न ऑन टाइम में कितने होंगे, ऑन स्टेट में कितने होंगे, ऑफ टाइम में कितने होंगे। तो आपको यहाँ पर पावर, या फिर आपने देखा होगा ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स बनाकर आपको एग्जाम में एनर्जी पूछी हुई है। ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स बनाकर आपको एग्जाम में क्या पूछा हुआ है, एनर्जी कितनी होगी। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन आ रखे हैं एनर्जी और पावर से रिलेटेड। तो चलिए समझना, आपको एग्जाम में क्या पूछा जाएगा, ड्यूरिंग टर्न ऑन टाइम, ड्यूरिंग टर्न ऑन टाइम, और टर्न ऑन टाइम पर आपको पूछा जाएगा स्विचिंग पावर लॉस क्या होंगे, स्विचिंग पावर लॉस क्या होंगे। तो पावर लॉस क्या होगा बताओ, तो स्विच का वोल्टेज कितना है VCE, और स्विच में से करंट क्या फ्लो हो रहा है IC। तो पावर लॉस क्या होगा, इंस्टेंटेनियस पावर लॉस क्या होंगे, तो VCE इंटू क्या होगा, IC होगा। तो मुझे क्या करना है, VCE लिखना है। तो बताओ VCE कितना होगा ड्यूरिंग टर्न ऑन टाइम में VCE। तो ये आपके पास में कैरेक्टरिस्टिक्स आप देख सकते हो। VCE क्या है, स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन क्या लिखते हैं अपन, y बराबर mx प्लस c। तो अगर मैं m चेक करूं, स्लोप इसका क्या है बताओ, नेगेटिव। अरे इसका स्लोप क्या है, नेगेटिव है, तो ना स्लोप कितना होगा, नेगेटिव होगा। दूसरा, स्लोप यहां पर नेगेटिव होगा, एक्स एक्सिस पर मैंने क्या लिखा हुआ है, टाइम। स्लोप कितना होगा, तो हाइट डिवाइड बाय बेस, हाइट कितना है VCC, बेस कितना है टी ऑन। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं, और प्लस सी कितना है इनिशियली, तो VCC है। तो यहां पर मैं क्या बोल सकता हूं, VCE कितना होगा, तो माइनस VCC डिवाइड बाय टी ऑन, ये तो स्लोप होगा, इंटू टी, और प्लस सी की वैल्यू कितनी है VCC। तो ये मेरे पास में VCE आएगा। नेक्स्ट, अब मुझे बोला जाएगा करंट की IC करंट कितना होगा, IC करंट कितना होगा। तो IC करंट क्या होगा, IC आप चेक कर रहे हो, स्लोप इसका क्या है पॉजिटिव, और स्लोप क्या होगा, हाइट डिवाइड बाय बेस। तो ये हाइट कितनी है ICS है, और बेस कितना है टी ऑन। तो यहां पर मैं क्या बोल सकता हूं कि यहां पर क्या आएगा, ICS स्लोप कितना होगा, ICS डिवाइड बाय टी ऑन, और इंटू टी, और प्लस सी की वैल्यू यहां पर कितनी इनिशियली 0, तो प्लस सी कितना होगा 0। तो यहां पर मैं क्या बोल सकता हूं, ये मेरे पास में करंट आएगा IC, और ये आएगा मेरे पास में VC। साउंड क्लियर है, जल्दी बताओ साउंड क्लियर है क्या, साउंड में किसी को प्रॉब्लम नहीं है। चलो ठीक है, ठीक है समझना। तो ये मेरे पास में क्या होगा, स्विचिंग पावर लॉस से एक काम करो, दोनों की वैल्यू यहां पुट कर दो, तो आपके पास में किसका फॉर्मूला हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस पावर लॉस का। तो इंस्टेंटेनियस पावर लॉस क्या होगा, इंस्टेंटेनियस पावर लॉस। तो इंस्टेंटेनियस पावर लॉस में दोनों वैल्यू पुट करूंगा, तो P ऑफ टी इज इक्वल टू आ जाएगा, ये हो जाएगा माइनस VCC डिवाइड बाय टी ऑन इंटू टी प्लस VCC, और इंटू क्या होगा, तो यहां से आ जाएगा ICS डिवाइड बाय टी ऑन इंटू टी। तो ये मेरे पास में क्या होगा, इंस्टेंटेनियस पावर लॉस का फॉर्मूला होगा। एग्जाम में या तो पूछ सकता है किसी टाइम पर आपको पावर लॉस पूछे, तो टाइम या पुट कर लेना, जिस टाइम पर पूछेगा आपका आंसर आ जाएगा। नहीं तो क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछेगा एवरेज पावर लॉस कितना होगा, क्या पूछेगा आपको, एवरेज पावर लॉस। अगर आपको एग्जाम में बोल दिया जाए कि एवरेज पावर लॉस कितना होगा, एवरेज पावर लॉस, तो एवरेज पावर लॉस क्या होगा, P ऑफ एवरेज इक्वल टू क्या होगा, तो एवरेज किससे निकालते हैं, 1 टाइम पीरियड, और कितने टाइम में निकालना है, टी ऑन के अंदर मैं P ऑफ टी इंटू डी टी को इंटीग्रेट कर दूंगा मैं। तो P ऑफ टी की वैल्यू कितनी है, तो 1 टाइम पीरियड, जीरो से लेकर टी ऑन के अंदर P ऑफ टी कितना आ रहा है, तो माइनस VCC डिवाइड बाय टी ऑन इंटू टी प्लस VCC, और इंटू ICS कितना है, IC कितना है, तो ICS डिवाइड बाय टी ऑन इंटू टी इंटू dt। तो अगर मुझे एग्जाम में इंस्टेंटेनियस पावर, अगर एवरेज पावर लॉस पूछेगा, तो मैं इसका क्या कर दूंगा, इंटीग्रेट। अब मैं इतना मान के चल रहा हूं, इतना इंटीग्रेशन आपको आता होगा कि इसको dt के रेस्पेक्ट में जीरो से t1 में आप इंटीग्रेट करना। जब आप इंटीग्रेट करोगे तो क्या फॉर्मूला आएगा, वो मैं डायरेक्ट यहां पर लिख रहा हूं। जब आप इंटीग्रेट करोगे, इंटीग्रेट जरूर कर लेना, क्या पता हो सकता है मैं गलत लिखा दूं। एवरेज पावर लॉस क्या होगा, तो फॉर्मूला आएगा VCC इंटू ICS, VCC इंटू क्या होगा ICS डिवाइड बाय 6 टर्न ऑन इनटू एफ।
तो ये आपका एवरेज पावर लॉस का यहाँ पर फॉर्मूला आएगा। और वेर यहाँ पर एफ मतलब क्या होगा, 1 बाय टाइम पीरियड। जो टाइम पीरियड है उसको 1/t की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, एफ। तो ये आपका फॉर्मूला रहेगा एवरेज पावर लॉस। तो एक क्वेश्चन आपको ये पूछ सकता है एवरेज पावर लॉस कितना होगा। नहीं तो उसने एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि बताओ फाइंड द टाइम टी एट विच मैक्सिमम पावर लॉस विल अकर। आपको एग्जाम में क्या पूछेगा, आपको एग्जाम में पूछ दिया जाएगा बताओ टाइम टी की वैल्यू क्या होगी जिस पर आपका मैक्सिमम पावर लॉस अकर होगा। तो आपको क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, आपको एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछ सकता है फाइंड फाइंड टाइम टी एट विच maximum power loss will occur, maximum power loss will occur, मैक्सिमम पावर लॉस विल अकर। तो आपको पता होगा मैक्सिमम निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं और जीरो पुट करते हैं। तो मैं पी ऑफ टी को डिफरेंशिएट करूंगा, पी ऑफ टी की वैल्यू कितनी है, तो डी बाई डी टी, और ये कितना है माइनस वीसीसी डिवाइड बाय टी ऑन इंटू टी प्लस वीसीसी इंटू आईसीएस कितना है, आईसी कितना है, तो आईसीएस डिवाइड बाय टी ऑन इंटू टी। इसको आप डिफरेंशिएट करके जीरो पुट करना, इतना डिफरेंशिएट आप कर लोगे। जब जीरो पुट करोगे तो टाइम टी इज इक्वल टू टर्न ऑन बाय टू। अभी चेक कर लेना कि टाइम टी इज इक्वल टू टी ऑन बाय टू आ रहा है क्या डिफरेंशिएशन से। तो आपको एग्जाम आपको पूछा जाएगा कि बताओ किस टाइम पर मैक्सिमम पावर लॉस अकर होगा, क्या आंसर आएगा, टर्न ऑन बाय टू पर। फिर आपसे बोल दिया जाएगा बताओ मैक्सिमम पावर लॉस होगा कितना, मैक्सिमम पावर लॉस कितना होगा। तो यहां पर इसके अंदर पावर के अंदर टी की वैल्यू टी वन बाय टू पुट कर दो, तो ये टी वन से टी वन कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से आएगा माइनस वीसीसी बाय टू प्लस वीसीसी कितना होगा, तो वीसीसी बाय टू। यहाँ पर टी वन बाय टू पुट करोगे, टी वन से टी वन कैंसिल, तो क्या आएगा आईसीएस बाय टू। तो यहाँ पर मैक्सिमम पावर लॉस का फॉर्मूला क्या होगा, वीसीसी आईसीएस डिवाइड बाय फोर। जल्दी से चेक कर लो एक बार इसको डिफरेंशिएट करके कि टाइम टी इज इक्वल टू टी वन बाय टू आ रहा है क्या। जल्दी चेक करो टाइम टी इज इक्वल टू टी वन बाय टू आ रहा है क्या, चेक करके बताओ मुझे जल्दी से। टाइम टी इक्वल टू टी वन बाय टू आ रहा है क्या, जल्दी से चेक करके बताओ। टी वन बाय टू आ रहा है क्या, जल्दी से सोल्व करके बताओ। टी वन बाय टू आ रहा है, आ रहा है। तो ये आपके पास में क्या होंगे, सारे फॉर्मूले होंगे। तो आपको एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछ सकता है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ये आपकी स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स होगी, ये इंपॉर्टेंट होगी। यहां से क्वेश्चन भी आए हुए हैं, ध्यान रखना गेट में, यहां से क्वेश्चन भी आ रखे हैं स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स से। नहीं कल क्लास नहीं लूंगा मैं, कल क्लास नहीं लूंगा।
ठीक है, सुनो। जैसे अभी अपन ने चॉपर में मैंने आपको पढ़ाया था बक कन्वर्टर, बूस्ट कन्वर्टर, बक बूस्ट कन्वर्टर। आपको पता हो तो मैंने बक कन्वर्टर, बूस्ट कन्वर्टर, बक बूस्ट कन्वर्टर उन सभी के कंटिन्यूअस कंडक्शन पढ़ाए थे आपको। मैं एज्यूम करके चल रहा था पहले इंडक्टर में कंटिन्यूअस करंट फ्लो हो रहा है। उनका डिसकंटिन्यूअस कंडक्शन मोड भी होता है, उनका डिसकंटिन्यूअस कंडक्शन मोड भी होता है। बट डिसकंटिन्यूअस से गेट में क्वेश्चन नहीं आया हुआ है। अगर एक का क्वेश्चन आया भी हुआ है तो उस प्रोसेस से कर लोगे जो मैंने प्रोसेस बताया हुआ है। फिर भी मैं डिसकंटिन्यूअस कंडक्शन के लेक्चर रिकॉर्ड करके मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। अगर कोई देखना चाहता है तो उनको आप देख लेना। बाकी वहां से गेट में क्वेश्चन नहीं आया हुआ है। एक आया हुआ है, वो प्रोसेस जो मैंने बताया उस प्रोसेस से हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ चीजें जैसे कि आपका डिसकंटिन्यूअस कंडक्शन जो चॉपर का होगा वो आपको रिकॉर्डेड मिल जाएगा। आप उसमें से देख लेना, और जिसको भी कोई डाउट हो तो आप मुझे वहां से पूछ लेना। ठीक है, डिसकंटिन्यूअस कंडक्शन के अंदर अभी अपन आज आपका अगर पूरा हो जाएगा। ठीक है, अगर थोड़ा कुछ अगर आईजीबीटी या मे बी अगर कुछ बच जाता है तो आईजीबीटी का भी आप कल तक, आई थिंक कल या परसों तक, 2 दिन मान लो, 2 दिन में आपको इन सभी टॉपिक के रिकॉर्डेड और मिल जाएंगे। कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत तो नहीं है? वैसे भी इतना आप रिवाइज करोगे ना तो भी इनफ है मेरे हिसाब से। इतना पढ़ लोगे ना पावर इलेक्ट्रॉन जितना मैंने पढ़ाया वही मोर देन इनफ होगा। फिर भी डिसकंटिन्यूअस कंडक्शन, लेकिन ध्यान रखना हो जो अब मैं रिकॉर्डेड भेजूंगा वो आपको बाद में तभी पढ़ना है जब पूरा पावर इलेक्ट्रॉन स्ट्रांग हो जाए। उसके बाद में वो लेक्चर पढ़ना है। ऐसा नहीं कि आपका पूरा पावर इलेक्ट्रॉन स्ट्रांग ही नहीं हुआ है और पहले आप वो पढ़ने जा रहे हो। नहीं, वो नहीं पढ़ना है। ठीक है, वो एक्स्ट्रा चीजें होगी आपके लिए। वो मे भी हो सकता है पूछ ले या नहीं पूछे, वो एक्स्ट्रा है आपके लिए, तो वो आपको मैं रिकॉर्ड दे दूंगा। ठीक, यूट्यूब पे पता नहीं संदीप, पता नहीं, शायद नहीं मिलेगा यूट्यूब पर क्योंकि रिकॉर्डेड रहेगा। तो वो आपको यूट्यूब पर नहीं मिल पाएगा, है ना। रिकॉर्डेड मतलब जिन्होंने परचेज कर रखा है उनकी बात कर रहा हूं, तो उनको वो मिल जाएगा रिकॉर्डेड वहां पर। क्लियर है? वैसे इतना पढ़ लोगे तो भी मोर देन इनफ है। आपको पता है इतनी सारी चीजें याद रखने की कि इतना भी याद नहीं रहेगा सब कुछ। क्योंकि होता क्या है फिर अपने को, जैसे इस साल आपने पढ़ लिया फिर बाद में सभी को लगता है कि नहीं सर डिसकंटिन्यूसली पढ़ना चाहिए, तो पढ़ना चाहिए, तो फिर वो मैं आपको बता दूंगा तो आप वहां से पढ़ लेना, और कुछ नहीं है। ठीक है, क्लियर है इसके अंदर? क्लियर है? जितेंद्र, मैं जेई के हिसाब से यार डिवाइसेस डिटेल में पढ़ा चुका हूँ। मैं जेई में मुझे पता है डिवाइसेस आती है। मैंने आपको बता चुका हूँ ना कि जेई में अलग से पावर इलेक्ट्रॉनिक्स चला है। जेई में पहले जेई और ये गेट दोनों मिक्स था। फिर उसको ओनली जेई के लिए सभी ने बोला था कि सर हमें इतना डीप में नहीं आता है, तो मैंने जेई में अलग से पढ़ा है। और जेई में मैंने डिवाइसेस काफी डीप में पढ़ा है। ठीक है, डिवाइसेस क्योंकि मुझे पता है जेई में डिवाइसेस ही आता है, तो मैं डिवाइसेस वहां पर पूरा पढ़ा चुका हूँ जेई के अंदर। आप वहां से देख सकते हो जेई में, निम्बस ऐप पर जेई में पूरा रिकॉर्डेड है। डिवाइसेस बहुत डीप में वहां पर कन्वर्टर इन्वर्टर चॉपर उतना डीप में नहीं है जितना डीप में मैंने यहाँ पर पढ़ाया गेट के अंदर, क्योंकि कन्वर्टर वहां पर उतना डीप में नहीं आता है। तो वहां पर कन्वर्टर जितना, जैसे आर लोड ओनली आता है या कुछ फ्री व्हीलिंग डायोड क्या काम करता है, तो मैंने वो चीजें बताई है। वहां पर ज्यादा कन्वर्टर डीप में नहीं है। ठीक है, यहाँ कन्वर्टर और यहाँ पर डिवाइसेस इतनी नहीं आती है। डिवाइसेस वैसे एससीआर यहाँ पर आता है फुल डीप में पड़ा हुआ है। बाकी जीटीओ और ये ट्रायक और यहाँ नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इनको प्रोवाइड करा दूंगा, तो यहाँ से वहां से देख लेंगे क्योंकि इस साल ओनली मोस्फेट और आईजीबीटी रखा हुआ है। बट जीटीओ और ये डायक ट्रायक ये भी बता दूंगा मैं आपको, है ना। क्लियर है? अरे इसके अंदर किसी को डाउट? टर्न ऑन के अंदर, टर्न ऑन के अंदर किसी को कोई डाउट? टर्न ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स में किसी को कोई डाउट? टर्न ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर किसी को कोई डाउट? नहीं। चलिए नेक्स्ट आते हैं अपन टर्न ऑफ के अंदर। ड्यूरिंग ऑन स्टेट में लॉस कितना होगा बताओ? तो ऑन स्टेट में वोल्ट करंट फ्लो हो रहा है बट वोल्टेज जीरो है, तो इसका मतलब पावर लॉस कितना होगा? जीरो। लेकिन ऑफ स्टेट के अंदर फिर से पावर लॉस आएगा, तो आपको एग्जाम में सारे पैरामीटर ऑफ स्टेट में भी पूछे जाएंगे। ऑफ स्टेट में भी आपसे पूछे जाएंगे, तो ऑफ स्टेट में क्या होगा समझना। आपसे बोला जाएगा ड्यूरिंग टर्न ऑफ टाइम, आपसे बोला जाएगा ड्यूरिंग टर्न ऑफ टाइम में क्या हो रहा होगा प्रोसेस में यहाँ पर। तो टी ऑफ टाइम में बात करते हैं, तो टी ऑफ टाइम में क्या होगा? स्विचिंग पावर लॉस तो वही होगा वीसीई इंटू आईसी, बट इस बार वीसीई की इक्वेशन चेंज होगी। बताओ वीसीई क्या होगा? तो अगर मैं चेक करूं कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर, तो ये मेरे पास में वीसीई है, और वीसीई अगर ये मेरे पास में, तो बताओ इसका स्लोप पॉजिटिव हो चुका है। और स्लोप क्या होगा? वीसीसी, और टाइम कितना है? टी ऑफ है। तो इस बार क्या चेंज आएगा यहाँ पर? तो यहाँ पर टी ऑफ के अंदर स्लोप क्या होगा? प्लस होगा, और टाइम क्या होगा? टी ऑफ होगा, और इंटू टी, और प्लस सी की वैल्यू कितनी होगी? तो आप इसके लिए चेक करोगे तो इनिशियली सी कितना होगा यहाँ पर? जीरो।
तो ये आपका VCE होगा। लेकिन IC का जो ग्राफ इस बार स्लोप क्या होगा, IC का नेगेटिव होगा, और इनिशियली C की वैल्यू कितनी होगी, ICS होगी, और स्लोप नेगेटिव होगा। स्लोप क्या होगा, ICS डिवाइड बाय T ऑफ। तो यहां पर क्या होगा, ड्यूरिंग T ऑफ टाइम में IC चेंज होगा, और IC क्या होगा, तो माइनस ICS डिवाइड बाय T ऑफ इंटू T प्लस ICS, प्लस क्या होगा, ICS। ICS, तो यहां पर मैं क्या बोल सकता हूं, पावर लॉस क्या होंगे, तो इस बार क्या होगा, तो VCC T ऑफ इंटू T, और यहां से क्या होगा, करंट क्या आएगा, तो माइनस ICS डिवाइड बाय T ऑफ इंटू T प्लस ICS, प्लस ICS। तो नेक्स्ट यहां से आपसे बोल दिया जाएगा कि एवरेज पावर लॉस कितना होगा, तो इस बार किस में इंटीग्रेट करोगे, तो टी ऑफ टाइम में। इस बार कहां इंटीग्रेट करोगे, टी ऑफ टाइम के अंदर। तो टी ऑफ टाइम में एवरेज पावर लॉस कितना होगा, आप इस वैल्यू को क्या करना, ये नहीं, यहां पर जो VCE और ICR है उसको पुट कर दो। तो यहां पर क्या आएगा, आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा 1/T टी ऑफ टाइम पीरियड के अंदर, और यहां पर क्या आ रहा है, तो VCE आ रहा है VCC इंटू डिवाइड बाय T ऑफ इंटू T, ये आ रहा है माइनस ICS डिवाइड बाय T ऑफ इंटू T प्लस ICS, प्लस ICS इंटू DT। अगर आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो एवरेज पावर लॉस का फॉर्मूला यही आएगा, बस टी ऑन की जगह क्या होगा, यहां पर टी ऑन की जगह पर यहां पर क्या आ जाएगा, टी ऑफ, बाकी कोई चेंज नहीं आएगा। तो यहां पर क्या होगा, टी ऑफ इंटू एफ। तो ये आपका फॉर्मूला होगा VCC ICS डिवाइड बाय 6 टी ऑफ इंटू एफ। नेक्स्ट, फिर आपसे पूछा जाएगा फाइंड द टाइम टी एट विच पावर लॉस आर मैक्सिमम। तो यहां पर इस बार P ऑफ टी की वैल्यू अलग होगी, और P ऑफ टी इस बार क्या होगा, तो VCC डिवाइड बाय टी ऑफ इंटू टी, और यहां से क्या आएगा नेक्स्ट, माइनस ICS डिवाइड बाय टी ऑफ इंटू टी प्लस ICS, और इसको आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो यहां पर टाइम टी ऑन बाय 2 की जगह क्या आ जाएगा, टी ऑफ बाय 2, और मैक्सिमम पावर लॉस का फॉर्मूला सेम ही रहेगा। तो यहां पर अगर आपको टी ऑफ में पूछे तो कुछ नहीं करना है, जो आपका फॉर्मूला पहले था, यहां पर टी ऑन था वो टी ऑफ हो जाएगा, टाइम टी इक्वल टू टी ऑन बाय 2 की जगह टी ऑफ बाय 2 हो जाएगा, और नेक्स्ट मैक्सिमम पावर लॉस का फॉर्मूला दोनों में क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। तो ये आपका था पावर लॉस ड्यूरिंग क्या होगा आपके पास में, टर्न ऑफ टाइम। तो जल्दी से इनका स्क्रीनशॉट ले लो, ड्यूरिंग टी ऑफ का, ड्यूरिंग टी ऑफ टाइम का स्क्रीनशॉट ले लो, ड्यूरिंग टी ऑफ टाइम। देखो एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछेगा, आपको आंसर बताना है सॉल्व करके। आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ है गेट में, फाइंड एनर्जी फॉर द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। आपको बोल दिया जाए किसी स्विच के अक्रॉस ये कैरेक्टरिस्टिक्स आ रही है, तो बताओ एनर्जी कितनी होगी। आपको एग्जाम में बोला जाएगा किसी स्विच के अक्रॉस कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ कर रहा हूं मैं, तो उसके लिए आपको बताना है एनर्जी कितनी होगी। ये क्वेश्चन 3 बार आ चुका है गेट में, एनर्जी वाला। आपको इस तरीके से कैरेक्टरिस्टिक्स देगा वो क्वेश्चन के अंदर। देखो ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स आपको दे रखी होगी यहाँ पर।
और यहां पर क्या करेगा क्वेश्चन के अंदर, यहां पर लिख देगा आपको V, और यहां पर लिख देगा आपको कैपिटल I, यहां लिख देगा कैपिटल I, और यहां लिख देगा स्मॉल I, और आपसे बोल दिया जाएगा आप ये आपके पास में कैरेक्टरिस्टिक्स है किसी स्विच के क्रॉस, बताओ एनर्जी कितनी होगी, एनर्जी कितनी होगी। ऑप्शन दे रहा हूं मैं, ऑप्शन ए आपके पास में क्या है, वी आई, एनर्जी इक्वल टू है वी आई इंटू T1 प्लस T2, और आगे लिखा होगा ड्यूरिंग, आगे लिखा होगा ड्यूरिंग टी ऑन। नेक्स्ट बी, ई आपको दे रखा होगा हाफ वी आई इंटू T1 प्लस T2। T1 T2 क्या है तो मैं बता रहा हूं, ये जो टाइम है वो कौन सा टाइम है आपका, T1 टाइम है, ये कौन सा टाइम है आपका, T2 टाइम है। नेक्स्ट, और ये भी लिखा होगा ड्यूरिंग टी ऑन, ड्यूरिंग टी ऑन। सी ऑप्शन आपको दे रखा होगा E इज इक्वल टू वी आई इंटू T1 प्लस T2, और आगे दे रखा होगा ड्यूरिंग टी ऑफ, ड्यूरिंग टी ऑफ, और यहां से आपको दे रखा होगा D E इज इक्वल टू हाफ वी आई T1 प्लस T2 ड्यूरिंग टी ऑफ, ड्यूरिंग टी ऑफ। आपको बताना है क्या आंसर होगा। ये जो आपके पास में क्वेश्चन दिया हुआ है इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताओ। ड्यूरिंग टी ऑन होगा या ड्यूरिंग टी ऑफ होगा। जल्दी बताओ सभी। बी आंसर। चलो ठीक है, देखते हैं, समझना। ड्यूरिंग टी ऑन होगा या ड्यूरिंग टी ऑफ होगा, ये मुझे पूछा हुआ है, तो यहां से मैं काम करता हूं। अगर ऐसा कभी क्वेश्चन आता है तो आपको इस तरीके से करना है, एनर्जी क्या होती है, एनर्जी क्या होती है, तो मैं पहले ड्यूरिंग T1 में लिख रहा हूं, ड्यूरिंग T1 टाइम में मैं लिख रहा हूं, तो एनर्जी E1 क्या होगी, तो एनर्जी होती है आपकी इंटीग्रेशन ऑफ वी आई इंटू डी टी। एनर्जी क्या होती है, इंटीग्रेशन ऑफ वी आई इंटू डी टी। अगर मैं चेक करूं यहां पर एनर्जी कितनी है, तो यहां जीरो है क्योंकि करंट मेरा जीरो है। बट इस टाइम ड्यूरेशन में अगर मैं चेक करूं तो बताओ वोल्टेज मेरा कांस्टेंट है, वोल्टेज मेरा क्या कांस्टेंट है, तो वोल्टेज कांस्टेंट है तो कॉमन ले सकता हूं मैं, और करंट आपका इंक्रीज हो रहा है, तो मैं क्या बोल रहा हूं कि ड्यूरिंग T1 टाइम में वोल्टेज कांस्टेंट है, कॉमन ले लो। अब आपके पास में ओनली क्या बचेगा, आई डी टी। और आपको पता होगा किसी का इंटीग्रेशन करने का मतलब क्या होता है, एरिया अंडर द कर्व फाइंड आउट करना है। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, एरिया अंडर द कर्व फाइंड आउट करना है। अब एरिया अंडर द कर्व क्या होगा बताओ, तो एरिया क्या होगा, ट्राइंगल है, ट्राइंगल का एरिया कितना था, हाफ, बेस कितना है T1, और हाइट कितनी है, कैपिटल आई। तो मैं यहां से क्या बोल सकता हूं कि ये वैल्यू तो कितनी होगी, हाफ वी आई, हाफ, ये तो मेरे पास वी तो है ही है, और इसका क्या होगा बताओ, आई इंटू T1। तो ये तो वी कांस्टेंट था, और इसका आएगा हाफ वी, हाफ बेस T1, और हाइट कितनी है, आई। तो ये मेरे पास में ड्यूरिंग T1 टाइम में एनर्जी आ जाएगी E1। नेक्स्ट, ड्यूरिंग T2 टाइम में क्या होगा, ड्यूरिंग T2 टाइम में क्या होगा, तो एनर्जी E2 इक्वल टू क्या होगी, वी आई इंटू डी टी। चलो अगर मैं T2 टाइम में अगर मैं चेक करूं तो T2 टाइम में क्या हो रहा है बताओ, करंट कांस्टेंट है आई,
करंट कांस्टेंट है कैपिटल आई, और ये मेरे पास में क्या होगा, इसका एरिया निकालना पड़ेगा फिर वी आई डी टी का, वी डी टी का। तो इसका एरिया कितना होगा, तो हाफ बेस टी टू ए, और हाइट कितनी है वी। तो मैं यहां से क्या बोल सकता हूं, यहां पर क्या होगा, करंट कांस्टेंट है तो मैंने करंट को कांस्टेंट ले लिया पहले, और वी डी टी का मुझे एरिया अंडर द कर्व लिखना है। इसका एरिया अंडर द कर्व क्या होगा, तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूँ, ई टू इज इक्वल टू होगा आई, और यहां से क्या आएगा हाफ वी और टी टू। तो यहां से आ जाएगा ई टू की वैल्यू आ जाएगी हाफ वी आई इंटू टी टू। तो टोटल एनर्जी क्या होगी, ई इज इक्वल टू होगी आपके पास में ई वन प्लस ई टू। टोटल एनर्जी क्या होगी, ई इक्वल टू ई वन प्लस ई टू, दोनों को आप ऐड कर लो तो हाफ वी आई दोनों में से कॉमन आ रहा है, तो हाफ वी आई और क्या होगा टी वन प्लस टी टू। तो देखो ये तो इजी क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें क्या है, एक चीज मुझे एक कांस्टेंट दे रखा है, दूसरा वेरिएबल दे रखा है, एक कांस्टेंट दे रखा है, दूसरा वेरिएबल दे रखा है, तो बहुत इजी है। अगर मुझे दोनों वेरिएबल देता तो फिर अच्छा क्वेश्चन बनता है। दोनों वेरिएबल में थोड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ती है, एक में तो मैं कांस्टेंट मान के डायरेक्टली एरिया का फॉर्मूला लिख सकता हूं। तो क्या आंसर आ रहा है, हाफ वी आई इंटू टी वन प्लस टी टू। चलो ऑप्शन में चेक कर लेते हैं, ये हाफ वी आई टी वन प्लस टी टू, और डी ऑप्शन भी क्या है, हाफ वी आई टी वन प्लस टी टू। अब ये ड्यूरिंग ऑन स्टेट में होगा या ऑफ स्टेट में कैसे चेक करोगे, तो देखो करंट इंक्रीज हो रहा है और वोल्टेज डिक्रीज हो रहा है। अभी मैंने आपको बताया था कि जब ऑन स्टेट होगा तो ऑन स्टेट के अंदर तो क्या होगा, करंट इंक्रीज होगा और वोल्टेज डिक्रीज होगा। इसका मतलब वो कैरेक्टरिस्टिक किसकी थी, आपकी ड्यूरिंग टी ऑन की। अगर मैं अगर मैं इसमें वोल्टेज की जगह करंट, अगर ये आप इसमें क्या करेंगे अपन, वोल्टेज की जगह करंट और करंट की जगह मैं वोल्टेज कर दूं तो क्या आंसर हो जाएगा, ड्यूरिंग टी ऑफ। क्लियर है, अरे क्लियर है पॉइंट, क्लियर है पॉइंट, क्लियर है पॉइंट, जल्दी बताओ यस और नो। किसी को इसका सॉल्यूशन चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लो, यहां से स्क्रीनशॉट ले लेना। चलो ठीक है, समझदार आप। अगर मुझे वेरिएबल दिया होता दोनों चीज, तो बताओ क्या करते हैं। अगर वेरिएबल दे रखा होता, मैंने आपको दोनों ही चीजें वेरिएबल दे रखी होती, तो आपको क्या करना होता, आपको इतना पता ही है, सिग्नल स्टेम आप पढ़ चुके हो, पावर इज इक्वल टू क्या होता है, एनर्जी डिवाइड बाय टाइम पीरियड। अरे पावर इक्वल टू क्या होता है, एनर्जी डिवाइड बाय टाइम पीरियड, यही होता है क्या। सिग्नल स्टेम आप पढ़ चुके हो, पावर इज इक्वल टू क्या होगा, एनर्जी डिवाइड बाय टाइम पीरियड। तो बताओ एनर्जी इक्वल टू क्या हो जाएगी, पावर इनटू टाइम। तो यहां पर मैं अगर दोनों वेरिएबल दे रखा है, तो मैंने आपको कैलकुलेशन तो करवाई रखी है, पावर निकलवा रखा है, एवरेज पावर निकलवा रखा है। आपको क्या करना है, सिर्फ इसको टाइम से मल्टीप्लाई कर देना। टाइम से मल्टीप्लाई करोगे टाइम कैंसिल हो जाएगा, ये टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो बताओ क्या चेंज आएगा, ओनली सिर्फ ये टाइम यानी फ्रीक्वेंसी वाले फॉर्मेट नहीं आएगी। तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वीसीसी आईसीएस डिवाइड बाय 6 इंटू टी ऑन या टी ऑफ। है क्लियर है, तो आपको कुछ नहीं करना है। अगर एनर्जी पूछेगा तो फॉर्मूले यही रहेंगे, बस ये आपका फ्रीक्वेंसी वाली चीजें नहीं आएगी। तो ये एनर्जी का फॉर्मूला हो जाएगा ड्यूरिंग टी ऑफ के लिए। और अगर क्या करोगे, यहाँ पर टी ऑफ की जगह टी ऑन कर देना, तो एनर्जी का फॉर्मूला आ जाएगा किसके लिए, ड्यूरिंग टी ऑन के लिए। बट इतना भी फॉर्मूला क्यों याद रखे अपन, एग्जाम में आपको पता ही है कि ये कोई बहुत बहुत टफ डेरिवेशन नहीं है, ठीक है, कोई टफ डेरिवेशन नहीं है। वैसे भी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में इतने सारे फॉर्मूले हैं, कितने याद रखेंगे। तो ये फॉर्मूले याद मत रखना। आप क्या करना, दो इक्वेशन बनाना, उसी टाइम पर इक्वेशन बनाना आपको आता ही है, और वहां से आप डायरेक्टली सोल्व कर लेना, वो सही रहेगा। फॉर्मूले याद रखने की कोशिश मत करना, ठीक है। नहीं याद करोगे फिर कंफ्यूजन होगा कि टी ऑन आएगा या टी ऑफ आएगा, इससे बेटर है, क्योंकि कभी कभार ये कंफ्यूजन हो जाता है कि यहाँ 6 है और मैक्सिमम पावर लॉस में 4 है, तो इसे 4 6 में कंफ्यूजन होता है, कहाँ 4 आएगा कहाँ 6 आएगा। बेटर है वही इंटीग्रेट कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, जल्दी से बताओ, यहां तक किसी को कोई डाउट, 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 यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं। चलिए ठीक है, समझना, समझना। नेक्स्ट, नेक्स्ट,
तो ये मेरे पास में क्या था, स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक किसकी थी आपके पास में, पावर बीजेटी की। तो क्या यहां से क्या पूछेगा, मेन आपके लिए इंपॉर्टेंट गेट में यही है, स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक। बाकी किसमें काम करता है, सेचुरेशन के अंदर काम करता है। और सेचुरेशन में कैसे काम करेगा, बाकी सब कुछ आप डिटेल में कहां पढ़ोगे, एनालॉग के अंदर पढ़ोगे। ठीक है, नेक्स्ट। मैंने आपको सीरीज एंड पैरेलल ऑपरेशन ऑफ एससीआर पढ़ा दिया था क्या, जल्दी बताओ। मैंने आपको सीरीज एंड पैरेलल ऑपरेशन ऑफ एससीआर पढ़ा दिया था क्या, सीरीज एंड पैरेलल ऑपरेशन ऑफ एससीआर। सीरीज एंड पैरेलल ऑपरेशन ऑफ एससीआर पढ़ा दिया था। इतना लेट रिप्लाई कैसे आ रहा है आप लोगों का, पीछे चल रहे हो क्या। ठीक है, मैंने सीरीज और पैरेलल ऑपरेशन अगर आपको पढ़ा दिया तो वहां पर ऐसा ही पढ़ा दिया था क्या, कि प्रॉब्लम रिलेटेड विद सीरीज कनेक्टेड एससीआर, कि दो एससीआर को मैंने सीरीज में कनेक्ट करूंगा, तो सीरीज में कनेक्ट करूंगा तो क्या प्रॉब्लम आएगी, उसको एलिमिनेट करने के लिए ऐसा कुछ वर्ड यूज किए क्या मैंने, स्टैटिक इक्वलाइजिंग सर्किट, डायनेमिक इक्वलाइजिंग सर्किट, ऐसा कुछ पढ़ाया था क्या, ऐसा कुछ पढ़ाया था क्या, नहीं। चलो ठीक है, ये टॉपिक देख लेते हैं एक बार। पहले मैं आपको बताता हूँ, सीरीज एंड पैरेलल ऑपरेशन तो मैंने आपको पढ़ा दिया था, स्ट्रिंग एफिशिएंसी मैंने आपको पढ़ा दिया था। चलो ठीक है, समझना। मैंने आपको स्ट्रिंग एफिशिएंसी बताया था, और स्ट्रिंग एफिशिएंसी में मैंने आपको बोला था, स्ट्रिंग एफिशिएंसी, और स्ट्रिंग एफिशिएंसी के अंदर मैंने आपको क्या बताया था, कि यहां पर आपके पास सीरीज कनेक्टेड एससीआर और पैरेलल कनेक्टेड एससीआर की स्ट्रिंग एफिशिएंसी अपने निकाली थी। वहां पर अपने पास एक टॉपिक होता है, अगर मैं एससीआर को सीरीज में कनेक्ट कर रहा था, तब मैंने आपको क्या बोला था, कि अगर दो एससीआर को मैं सीरीज में कनेक्ट कर रहा हूं, तो बताओ सीरीज में कनेक्ट कर रहा हूं तो क्या प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि कभी भी अपन दो डिवाइसेस आइडेंटिकल अपन डिजाइन नहीं कर सकते हैं, और दो डिवाइस अगर मैं आइडेंटिकल डिजाइन नहीं कर सकता हूं तो क्या होगा बताओ, उसमें क्या प्रॉब्लम आएगी। तो मेरे पास में हो सकता है दोनों डिवाइसेस अलग अलग वोल्टेज शेयर करें, तभी मैंने आपको एवरेज वोल्टेज लिखवाया था, इसका एवरेज वोल्टेज निकाला था, और मैक्सिमम वोल्टेज का डिवाइड करके अपने स्ट्रिंग एफिशिएंसी निकाला था। मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर दो एससीआर को मैंने सीरीज में कनेक्ट किया तो क्या प्रॉब्लम आ सकती है बताओ, दोनों एससीआर अनइक्वल वोल्टेज शेयर कर सकते हैं। तो अगर आपको एग्जाम में बोला जाएगा कि प्रॉब्लम रिलेटेड विद सीरीज कनेक्टेड एससीआर क्या होगी बताओ, प्रॉब्लम रिलेटेड विद सीरीज कनेक्टेड एससीआर, प्रॉब्लम रिलेटेड विद सीरीज कनेक्टेड एससीआर, कि मैंने दो एससीआर को सीरीज में कनेक्ट किया हुआ है, क्या प्रॉब्लम आएगी। तो पहली प्रॉब्लम क्या होगी बताओ, क्या प्रॉब्लम आएगी, अनइक्वल वोल्टेज शेयरिंग, अनइक्वल वोल्टेज शेयरिंग, अनइक्वल वोल्टेज शेयरिंग, कि आपके पास में क्या होगा, अगर आपके जो एससीआर होंगे वो अनइक्वल वोल्टेज शेयर करेंगे। अब आप मुझे बताओ, ये जो एससीआर है अनइक्वल वोल्टेज शेयर कब करेंगे, ड्यूरिंग फॉरवर्ड ब्लॉकिंग में, फॉरवर्ड कंडक्शन में, या रिवर्स के अंदर, जल्दी बताओ। ये वोल्टेज शेयर किस किस में करेंगे, ये जो एससीआर है वोल्टेज शेयर कब करेगा, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग में शेयर करेगा, या फॉरवर्ड कंडक्शन में, या रिवर्स ब्लॉकिंग में, किस किस में शेयर करेगा। क्योंकि यहाँ पर वोल्टेज अलग शेयर कर रहे हैं, अनइक्वल वोल्टेज शेयर कर रहे हैं, तो मुझे देखना पड़ेगा ना अनइक्वल वोल्टेज शेयर किसकी वजह से कर रहा है। जल्दी बताओ किसमें शेयर करेगा आपका एससीआर वोल्टेज, बताओ यार। अनइक्वल वोल्टेज शेयरिंग किसमें करेगा, फॉरवर्ड, जिग्नेश कंडक्शन में है ना, कंडक्शन में वोल्टेज शेयर करता है। अरे ये एससीआर वोल्टेज शेयर कब करेगा, तो जब ये ऑन रहेगा तो वोल्टेज शेयर करेगा, या ऑफ रहेगा तो यहां वोल्टेज शेयर करेगा। वोल्टेज शेयर कब करेगा आपका एससीआर, वोल्टेज शेयर यहां वोल्टेज आएगा कब, जब वो ऑफ रहेगा तभी तो वोल्टेज शेयर करेगा, ये ऑफ रहेगा तभी तो वोल्टेज शेयर करेगा। ऑन स्टेट में कौन सा वोल्टेज शेयर करता है, ऑन स्टेट में तो ये शॉर्ट सर्किट होता है, और यहाँ का वोल्टेज कितना होता है, जीरो आइडियल केस में। समझ में आ रहा है, वोल्टेज शेयर किसमें करेगा, तो वोल्टेज शेयर आपका करेगा रिवर्स बायस के अंदर, किसमें करेगा, रिवर्स बायस, या फॉरवर्ड ब्लॉकिंग में, या रिवर्स ब्लॉकिंग के अंदर। तो मैं बोल रहा हूं कि अनइक्वल वोल्टेज शेयर किसमें करेगा, तो अनइक्वल वोल्टेज शेयरिंग के रीजन हो सकते हैं, या तो फॉरवर्ड ब्लॉकिंग कैरेक्टरिस्टिक्स में डिफरेंस हो, या फिर रिवर्स रिकवरी कैरेक्टरिस्टिक्स में डिफरेंस हो। समझ लेना क्या होगा, अनइक्वल वोल्टेज शेयरिंग का रीजन क्या होगा, तो मैं क्या बोल सकता हूं, ड्यू टू डिफरेंस इन, एक तो क्या हो सकता है, ड्यू टू डिफरेंस किसकी वजह से, ड्यू टू डिफरेंस इन फॉरवर्ड ब्लॉकिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। अभी मैं
आपको एक्सप्लेन करूंगा कैसे होगा। और दूसरा रीजन हो सकता है ड्यू टू डिफरेंस इन रिवर्स रिकवरी कैरेक्टरिस्टिक्स। रिवर्स रिकवरी कैरेक्टरिस्टिक्स। तो चलो समझना, अपन एक काम करते हैं, पहले दो एससीआर की अपन फॉरवर्ड ब्लॉकिंग कैरेक्टरिस्टिक्स बनाते हैं और चेक करते हैं, देखिए कैसे यहां पर प्रॉब्लम आ रही है, किस तरीके से प्रॉब्लम आ रही है। तो यहां पर अपन वाई एक्सिस पे क्या लिखते हैं, एनोड करंट, यहां पर अपन क्या लिखेंगे, वी ए के वोल्टेज, और ये दो एससीआर है मेरे पास में, थायरिस्टर T1 एंड थायरिस्टर T2। ये होगा आपका थायरिस्टर T1, ये होगा आपका थायरिस्टर T2। मैं बोल रहा हूं ये वोल्टेज V1 शेयर कर रहा है, ये वोल्टेज कितना शेयर कर रहा है, V2। और दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या है, डिफरेंस है। तो समझना, मैं मतलब बना रहा हूं कि पहले के लिए फॉरवर्ड ब्लॉकिंग सपोज मान के चलो इस तरीके से, ये थायरिस्टर 1 की फॉरवर्ड ब्लॉकिंग है, और थायरिस्टर 2 की जो मेरे पास में क्या आ रही है, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ इस तरीके से। तो ये मैं बोल रहा हूं ये किसके लिए, थायरिस्टर T2 के लिए, और ये किसके लिए, आपका थायरिस्टर T1 के लिए। ये थायरिस्टर T1 की फॉरवर्ड ब्लॉकिंग कैरेक्टरिस्टिक्स है। और आप मुझे बताओ अगर दोनों सीरीज में, तो यहां से जो करंट फ्लो होगा वो सीरीज में करंट तो क्या रहेगा, एक इक्वल करंट ही फ्लो होगा। ऑफ विद आपको पता है कौन सा करंट फ्लो होगा, लीकेज करंट। लीकेज करंट जो फ्लो होगा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो मैं बोल रहा हूं कि यहां पर एक लीकेज करंट तो क्या होगा, सेम ही रहेगा। और लीकेज करंट अगर मैं बात करूं यहां से, सेम लीकेज करंट के लिए अगर अपन एक लाइन ड्रॉ करें इधर से, तो सेम लीकेज करंट पर अगर मैं चेक करूं, तो ये आपका जो थायरिस्टर 1 है वो इतना वोल्टेज शेयर कर रहा है सेम लीकेज करंट के लिए, और थायरिस्टर 2 है वो इतना वोल्टेज शेयर कर रहा है। करंट सेम रहेगा, तो मैंने एक सेम करंट की लाइन ड्रॉ की और वहां पर चेक किया कि मेरा थायरिस्टर T1 जो है वो इतना वोल्टेज शेयर कर रहा है, V1 V1 इतना वोल्टेज शेयर कर रहा है, और T2 जो है वो क्या कर रहा है बताओ, इतना वोल्टेज शेयर कर रहा है। इसका मतलब आप मुझे बताओ, अगर दोनों की फॉरवर्ड ब्लॉकिंग कैरेक्टरिस्टिक्स में डिफरेंस हुआ तो दोनों अनइक्वल वोल्टेज शेयर करेंगे या नहीं करेंगे। जल्दी से बताओ, अनइक्वल वोल्टेज शेयर होगा या नहीं होगा, अनइक्वल वोल्टेज शेयर होगा या नहीं होगा, अनइक्वल वोल्टेज शेयर होगा या नहीं होगा। तो अनइक्वल वोल्टेज शेयर होगा। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि यहां पर अनइक्वल वोल्टेज क्या कर रहे हैं, आपके पास में सीआर शेयर कर रहे हैं, और अनइक्वल वोल्टेज अगर शेयर कर रहे हैं तो आप मुझे बताओ यहां पर क्या हुआ, किसकी वजह से, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग। आपको एग्जाम में बोला जाएगा कि अनइक्वल वोल्टेज शेयर कर रहे हैं, इसको एलिमिनेट करने के लिए क्या करोगे। तो अपन क्या करते हैं, ये जो थायरिस्टर है, ये थायरिस्टर T1 और T2 है, ये दोनों अनइक्वल वोल्टेज शेयर करते हैं, किसकी वजह से, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग कैरेक्टरिस्टिक्स में डिफरेंस होने की वजह से। तो अपन यहां पर क्या करते हैं, इनके अक्रॉस दो रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देते हैं, इक्वल रेटिंग के, इक्वल वैल्यू के दो रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देते हैं, आर और आर। उससे क्या फायदा मिलेगा, इसको अपन बोलते हैं स्टैटिक इक्वलाइजिंग सर्किट। क्या बोलते हैं अपन इसको, स्टैटिक इक्वलाइजिंग सर्किट। क्या बोलते हैं अपन इसको, स्टैटिक इक्वलाइजिंग सर्किट। तो क्या होगा, जब मेरे पास में यहां पर लीकेज करंट जो फ्लो हो रहा होगा वो मैंने पाथ दे दिया तो यहां से फ्लो होगा, और आपको पता है अगर इधर करंट फ्लो हुआ और दोनों के रेजिस्टेंस सेम हुए तो यहाँ का वोल्टेज और यहाँ का वोल्टेज दोनों क्या रहेगा, सेम। और अगर दोनों इक्वल रेजिस्टेंस है तो यहाँ के वोल्टेजेस क्या होंगे, सेम रहेंगे, और दोनों के वोल्टेजेस सेम होंगे तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि मेरे पास में दोनों एससीआर क्या करेंगे, यहाँ पर इक्वल वोल्टेज शेयर करेंगे। तो आपको एग्जाम में इतना क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आपके जो दो एससीआर है वो अनइक्वल वोल्टेज शेयरिंग कर रहे हैं, अनइक्वल वोल्टेज शेयरिंग, या ऐसा बोला जाएगा कि अपन क्या कर रहे हैं, एससीआर के अंदर स्टैटिक इक्वलाइजिंग सर्किट क्यों कनेक्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या पूछेगा, स्टैटिक इक्वलाइजिंग सर्किट क्यों कनेक्ट करते हैं, क्या बोलोगे, ड्यू टू डिफरेंस इन फॉरवर्ड ब्लॉकिंग कैरेक्टरिस्टिक्स में डिफरेंस होने की वजह से आपके दोनों एससीआर अनइक्वल वोल्टेज शेयर करते हैं, और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए अपन क्या करते हैं, स्टैटिक इक्वलाइजिंग सर्किट कनेक्ट करते हैं। क्लियर है पॉइंट, क्लियर है पॉइंट। नेक्स्ट, दूसरा क्या लिखाया था मैंने, ड्यू टू डिफरेंस इन रिवर्स रिकवरी कैरेक्टरिस्टिक्स, रिवर्स रिकवरी कैरेक्टरिस्टिक्स की, रिवर्स रिकवरी कैरेक्टरिस्टिक्स में डिफरेंस होने की वजह से क्या होगा, तो समझना, रिवर्स रिकवरी कैरेक्टरिस्टिक्स में ड्रॉ कर रहा हूं यहां पर दो एससीआर की। तो पहले अपन यहां पर रिवर्स रिकवरी कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ कर देते हैं।
तो ये मेरे पास में क्या होगा, एनोड करंट, और यहां पर होगा टाइम टी। तो मैं ड्रॉ कर रहा हूं, ये सपोज मान के चलो SCR1 की रिवर्स रिकवरी कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये मैं ड्रॉ करवा चुका हूं आपको रिवर्स रिकवरी कैरेक्टरिस्टिक्स, और ये SCR2 की रिवर्स रिकवरी कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो दोनों की रिवर्स रिकवरी कैरेक्टरिस्टिक्स इस तरीके से आ रही है। तो ये मेरे पास में क्या हुआ बताओ, इतना डिफरेंस आ रहा है दोनों की रिवर्स रिकवरी कैरेक्टरिस्टिक्स में। ये क्या आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है दोनों की रिवर्स रिकवरी कैरेक्टरिस्टिक्स में। अब बताओ ये डिफरेंस होने की वजह से क्या होगा, तो समझते हैं अपन। ये मेरे पास में थायरिस्टर है T1, ये मेरे पास में थायरिस्टर T1, और ये मेरे पास में क्या है, थायरिस्टर T2, और दोनों की रिवर्स रिकवरी कैरेक्टरिस्टिक मैंने यहाँ ड्रॉ की है। तो आप मुझे बताओ, चाहे रिवर्स बैच में भी हुए और सीरीज में हुए, तो सीरीज में यहाँ पर जो करंट फ्लो होगा, रिवर्स बैच का लीकेज करंट वो भी क्या रहेगा आपके पास में, सेम रहेगा सीरीज में, और सीरीज में करंट सेम रहेगा। तो मैं यहां से एक लाइन ड्रॉ करता हूं कि यहां से क्या होगा, यहां से अगर अपन एक लाइन ड्रॉ करें, यहां से मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, और यहां से अगर मैं चेक करूं, तो बताओ ये जो मेरे पास में थायरिस्टर T1 होगा वो यहीं पर रिकवर हो जाएगा। ये मैं ड्रॉ कर रहा हूं किसके लिए थी कैरेक्टरिस्टिक्स, तो ये आपके पास में जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी वो किसके लिए थी, T1 के लिए। ये किसके लिए थी, T1 के लिए, और यहां पर मैंने ड्रॉ की किसके लिए, वो ये T2 के लिए। तो मैं बोल रहा हूं कि यहां पर थायरिस्टर T1 यहीं पर रिकवर हो जाएगा, बट थायरिस्टर T2 इस पॉइंट पर जाकर रिकवर होगा। इसका मतलब क्या हो रहा है बताओ, दोनों थायरिस्टर अलग अलग इंस्टेंट पर रिकवर हो रहे हैं या नहीं हो रहे, और दोनों अलग अलग इंस्टेंट पर अगर रिकवर हो रहे हैं तो मैं क्या बोलूंगा, दोनों की रिवर्स रिकवरी कैरेक्टरिस्टिक में डिफरेंस हुआ, तो एक पहले रिकवर हो जाएगा और एक बाद में जाके रिकवर होगा। क्या आप चाहते हो ऐसा होना चाहिए कि ये रिकवर होके ये ऑफ हो चुका है, रिकवर होके इसका मतलब क्या हुआ, ये ऑफ हो चुका है, और ये कंप्लीटली अभी आपका रिकवर नहीं हुआ है। क्या आप ऐसा चाहोगे, तो अपन ऐसा नहीं चाहेंगे, अपन ये चाहेंगे कि सर्किट में सारे थायरिस्टर एक ही इंस्टेंट पर रिकवर हो, ताकि अपन अपना नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट कर पाए, ठीक है। क्योंकि आपको पता है सभी के लिए मैं सर्किट टर्न ऑफ टाइम में कॉमन सर्किट टर्न ऑफ टाइम डिसाइड करूंगा मैं सर्किट का। तो मैं बोला ये सारे एक साथ में रिकवर होने चाहिए, और वो क्या हुआ, डिफरेंस हुआ अगर रिवर्स रिकवरी कैरेक्टरिस्टिक्स में, तो ऐसा नहीं हो सकता है। तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, अपन यहाँ पर अपन यहाँ पर क्या करते हैं, एक R और C का कॉम्बिनेशन यूज करते हैं, और यहां पर क्या होगा, एक डायोड। कुछ नंबर सर्किट का डायग्राम पता हो तो, ऐसे बनाया था मैंने कुछ। तो ये जो सर्किट अपन कनेक्ट करते हैं आर सी का कॉम्बिनेशन और डायोड के साथ में कनेक्ट करते हैं SCR के क्रॉस, इसको अपन बोलते हैं डायनेमिक इक्विलाइजिंग सर्किट। डायनेमिक इक्विलाइजिंग सर्किट क्या होगा, डायनेमिक इक्विलाइजिंग सर्किट। तो आपको एग्जाम में बोला जाएगा कि डायनेमिक इक्विलाइजिंग सर्किट क्यों कनेक्ट करते हैं, तो ड्यू टू डिफरेंस इन रिवर्स रिकवरी कैरेक्टरिस्टिक में डिफरेंस होने की वजह से आपके SCR अनइक्वल वोल्टेज शेयर करेंगे, उसके प्रोटेक्शन के लिए अपन क्या करते हैं, डायनेमिक इक्विलाइजिंग सर्किट कनेक्ट करते हैं। तो ये मेरे पास में क्या होगा, एक बार एक काम करो, दोनों का स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। नेक्स्ट, अब मैं SCR को कहां कनेक्ट करूंगा, पैरेलल में। तो पैरेलल में कनेक्ट करूंगा तो क्या प्रॉब्लम आएगी, प्रॉब्लम रिलेटेड विद पैरेलल कनेक्टेड SCR, पैरेलल कनेक्टेड SCR, कि मैंने दो SCR को पैरेलल में कनेक्ट किया हुआ है, तो उसके लिए क्या प्रॉब्लम हो सकती है। दो SCR को अपन पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है, तो देखो जब मैं दो SCR को मैं पैरेलल में कनेक्ट कर रहा हूं तो क्या प्रॉब्लम आएगी, दोनों SCR मैंने आपको बोला था कि अनइक्वल क्या करेंगे, करंट शेयर कर सकते हैं, अनइक्वल करंट शेयर कर सकते हैं। और अगर मेरे पास में थायरिस्टर 1 और थायरिस्टर 2 पैरेलल में अनइक्वल करंट शेयर करेंगे, तो करंट शेयर कब कर सकते हैं, जब भी क्या करेंगे, कंडक्शन में होंगे। कहां पर होंगे, कंडक्शन में। तो इसका रीजन क्या हो सकता है, तो ड्यू टू डिफरेंस इन फॉरवर्ड कंडक्शन कैरेक्टरिस्टिक्स। रीजन क्या होगा यहाँ पर, ड्यू टू डिफरेंस इन
फॉरवर्ड कंडक्शन कैरेक्टरिस्टिक्स। तो देखो क्या होगा फॉरवर्ड कंडक्शन की, अगर मैं कैरेक्टरिस्टिक्स बनाऊं एससीआर की, तो ये मेरे पास में क्या है, फॉरवर्ड कंडक्शन कैरेक्टरिस्टिक्स से मैं ड्रॉ कर रहा हूं, ये क्या होगा थायरिस्टर 1 की कैरेक्टरिस्टिक्स होगी, ये थायरिस्टर 2 की। यहाँ पे स्टार्टिंग वाला पार्ट नहीं रहेगा, ठीक है, स्टार्टिंग वाला इतना पार्ट नहीं होगा। तो आपको पता है फॉरवर्ड बायस में यहाँ पर क्या रहेगा, यहाँ पर एनोड करंट है वाई एक्सिस पर, यहाँ पर वोल्टेज क्या है वी एक है। तो फॉरवर्ड बायस में यहाँ पर वोल्टेज, सॉरी पैरेलल में दोनों के अक्रॉस वोल्टेज क्या रहेगा, वी वोल्टेज सेम रहेगा। तो अगर मैं एक सेम वोल्टेज के लिए बात करूं, यहां से मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं सेम वोल्टेज के लिए, तो यहां से अगर अपन सेम वोल्टेज के लिए बात करें, तो सेम वोल्टेज के लिए क्या होगा, थायरिस्टर 1 में से इतना करंट फ्लो हो रहा है I1 करंट, थायरिस्टर 2 में से इतना करंट फ्लो हो रहा है I2 करंट। इसका मतलब बताओ दोनों में से करंट क्या है, दोनों में से करंट क्या है, अनइक्वल करंट है या नहीं है। दोनों में से करंट क्या फ्लो हो रहा है, अनइक्वल करंट फ्लो हो रहा है, और अनइक्वल करंट फ्लो हो रहा है, इसका मतलब दोनों एससीआर क्या करेंगे, यहाँ पर अनइक्वल करंट शेयर करेंगे। और अगर अनइक्वल करंट शेयर कर रहे हैं, अनइक्वल करंट शेयर कर रहे हैं, मैं नहीं चाहूंगा कि दोनों अनइक्वल करंट शेयर करें। आपके पास में 100% एफिशिएंसी अगर अपन चाहते हैं, तो अपन क्या चाहेंगे, सारे एससीआर इक्वली करंट शेयर करें, ताकि आपकी एफिशिएंसी क्या हो जाए 100%। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, कोई बताएगा इसका आइडिया बता सकते हो, अगर अनइक्वल करंट शेयर कर रहे हैं, तो इसका आप आइडिया बता सकते हो कैसे इक्वल शेयर करवा सकते हैं। यहां पर इसमें से अलग करंट आ रहा है, इसमें से अलग करंट आ रहा है, दोनों अनइक्वल करंट शेयर कर रहे हैं, आपको सेम करंट शेयर करवाना है, कैसे शेयर करवा सकते हो, कैसे शेयर करवा सकते हो, दोनों में करंट कैसे सेम करवा सकते हो, कुछ आइडिया बताओगे, कुछ आइडिया बताओगे। ड्यूअल कन्वर्टर में अभी मैंने आपको बताया था कि अगर दोनों पाथ में से अगर अनइक्वल करंट आता है, तो अपन कैसे कर सकते हैं, तो करंट को बैलेंस तो कौन कर सकता है, आपका इंडक्टर। यहां पर मैं करंट कनेक्ट, इंडक्टर कनेक्ट कर दूं मिड पॉइंट पर, तो आपको बताया कि इंडक्टर दोनों साइड में मिड पॉइंट पर कनेक्टेड है, तो क्या होगा, अब वो दोनों डायरेक्शन के करंट को क्या रखेगा, मेंटेन रखेगा। और दोनों साइड से करंट को मेंटेन रखेगा, क्या होगा, इधर से और इधर से करंट ऑलवेज क्या आएगा आपके पास में, बैलेंस में करंट आएगा। तो इंडक्टर कनेक्ट करके अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ पर करंट को बैलेंस करवा सकते हैं। इंडक्टर सही है एकदम। तो इसी को अपन बोलते हैं करंट इक्वलाइजिंग सर्किट। क्या बोलते हैं अपन इसको, करंट इक्वलाइजिंग सर्किट। तो ये स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, ये स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। कंप्लीट, जल्दी बताओ कंप्लीट यहां तक, जल्दी से बताओ कंप्लीट यहां तक, कंप्लीट। तो यहां तक किसी को कोई डाउट, यहां तक किसी को कोई डाउट, यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं। चलिए ठीक है, अब क्या है आपके पास में, क्या व्यवस्था है आपका, जीटीओ और मॉसफेट आईजीबीटी। तो नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं जीटीओ, नेक्स्ट होगा जीटीओ। जीटीओ फुल फॉर्म क्या होती है, गेट टर्न ऑफ थायरिस्टर, गेट टर्न ऑफ थायरिस्टर, गेट टर्न ऑफ थायरिस्टर। देखो ये भी थायरिस्टर ही है, लेकिन गेट से अपन क्या कर सकते हैं, उसको ऑफ कर सकते हैं। तो ये भी थायरिस्टर ही है, और इसको अपन गेट से ऑफ कर सकते हैं। तो यही डिफरेंस होता है बस, कि अपन थायरिस्टर को अपन बाय रिमूविंग गेट पल्स अपन ऑफ नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, उसमें क्या होता है, कम्यूटेशन की प्रॉब्लम आती है। तो उस प्रॉब्लम को एलिमिनेट करवाने के लिए अपन यहाँ पर एक डिवाइस का नई डिजाइन करते हैं, उसका नाम क्या होता है, जीटीओ। जिसको अपन क्या करते हैं, गेट से अपन रिमूव, मतलब गेट से अपन क्या कर सकते हैं, उसको ऑफ कर सकते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर जो होगा, वो भी क्या होता है, सेम एज आपके एससीआर के स्ट्रक्चर के ही इक्वल होगा, इक्विवेलेंट होगा। तो यहां पर स्ट्रक्चर क्या होगा जीटीओ का, जीटीओ का स्ट्रक्चर क्या होगा। तो सिमिलरली एससीआर में जितनी लेयर्स थी, जीटीओ में भी उतनी लेयर होगी। कौन कौन सी, पी प्लस, एन माइनस एंड एन प्लस। और कितने टर्मिनल होंगे, यहां पर भी 3 टर्मिनल होंगे। बट एन प्लस जो लेयर होगी, वो एन प्लस लेयर कुछ इस तरीके से होगी इस बार। यहां पर जो एन प्लस लेयर होगी, तो वो एन प्लस लेयर कुछ इस तरीके से होगी, समझना।
तो यहाँ पर क्या होगा, 3 टर्मिनल होंगे। पहला कौन सा होगा, एनोड, और ये मेरे पास में क्या है, ये एन प्लस लेयर होगी, जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं ये एन प्लस लेयर होगी, और ये आपके पास में क्या होंगे, गेट टर्मिनल होंगे, इसमें आईजी करंट और आईजी करंट होगा। तो यहाँ जीटीओ में क्या होगा, मल्टीपल नंबर ऑफ गेट टर्मिनल्स होंगे, और एन प्लस, थोड़ा सा एक पार्ट एन प्लस का होगा, फिर एक गेट टर्मिनल होगा। इस तरीके से क्या होगा, एक एन प्लस लेयर के बीच में एक गेट टर्मिनल होगा, इस तरह का स्ट्रक्चर होगा। और इसका जो नाम होता है वो सब क्या बोलते हैं अपन, इसका नाम होता है हाईली, ये तो पी प्लस लेयर होगी, ये एन माइनस और ये पी होगी, इसका नाम क्या होता है, हाईली इंटरडिजिटेटेड हाईली इंटरडिजिटेटेड गेट कैथोड स्ट्रक्चर, गेट कैथोड स्ट्रक्चर। तो एक बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है ईएससी में कि हाईली इंटरडिजिटेटेड गेट कैथोड स्ट्रक्चर किस में होता है, तो किस में होगा, जीटीओ के अंदर। तो देखो आपके पास में यहाँ पर भी 4 लेयर है, एससीआर में भी 4 लेयर थी, तो यहाँ पर भी कितने जंक्शन होंगे, J1 J2 एंड J3, तो यहाँ पर भी 3 जंक्शन होंगे। तो यहाँ इसको भी अपन क्या बोलेंगे, इट इज ए 4 लेयर 3 जंक्शन 3 टर्मिनल सेमीकंडक्टर डिवाइस, यानी सब कुछ सेम है। जीटीओ की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होगी वो भी क्या रहेगी, ए सिमिलर टू क्या होती है, एससीआर। जीटीओ की कैरेक्टरिस्टिक सिमिलर टू क्या होती है, एससीआर। बस डिफरेंस क्या होता है, अपने को यहाँ पर जीटीओ और एससीआर में डिफरेंस देखना है, क्या क्या डिफरेंस होगा। तो पहला डिफरेंस तो क्या होगा, यहाँ पर मल्टीपल नंबर ऑफ गेट टर्मिनल होंगे, मल्टीपल नंबर ऑफ गेट टर्मिनल होने की वजह से यहाँ पर क्या होगा बताओ, गेट करंट का जो मैं वहां पर अपन एक टर्मिनल से गेट करंट दे रहे थे, बट यहाँ ज्यादा टर्मिनल अगर अपन कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पर गेट करंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ज्यादा होगा। तो मैं यहाँ से क्या बोल सकता हूँ कि जीटीओ में क्या होगा, गेट करंट मैग्नीट्यूड क्या होगा, हायर होगा। गेट करंट मैग्नीट्यूड क्या होगा, गेट करंट मैग्नीट्यूड इज हायर इन जीटीओ। जीटीओ में गेट करंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ज्यादा होगा एज कंपेयर टू एससीआर। अगर गेट करंट का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा तो उससे क्या होगा बताओ, टर्न ऑन लॉसेस भी क्या होंगे, ऑन करना है तो मुझे ज्यादा गेट करंट देना पड़ेगा, और ज्यादा गेट करंट दूंगा तो लॉसेस भी क्या होंगे, ज्यादा होंगे। तो यहाँ पर टर्न ऑन लॉसेस भी क्या होंगे, टर्न ऑन लॉसेस इज हायर इन जीटीओ, टर्न ऑन लॉसेस इज हायर इन जीटीओ। तो यहाँ पर भी लॉस भी क्या होंगे, यहाँ पर ज्यादा होंगे। तो ये दो डिफरेंस तो हो गए, तीसरा समझना। लेकिन ज्यादा गेट करंट देने से क्या बेनिफिट मिलेगा, तो क्या बेनिफिट मिलेगा समझना, जब आपका एनोड पॉजिटिव होगा और कैथोड अगर नेगेटिव होंगे, ये कैथोड टर्मिनल है, कैथोड जब नेगेटिव होगा तब जंक्शन J1 आपको पता है क्या होगा, फॉरवर्ड बायस, J2 क्या होगा, रिवर्स बायस, और J3 क्या होगा, फॉरवर्ड बायस। J2 रिवर्स बायस है तो यहाँ पर क्या होगी, डिप्लेशन लेयर होगी, तो यहाँ पर क्या होगी, डिप्लेशन लेयर होगी, और डिप्लेशन लेयर होगी तो मुझे इसको ऑन करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर गेट पल्स देना पड़ेगा। इसको अगर मैं गेट पल्स दूंगा तो देखो यहां से क्या आएगा, अगर मैं इसको गेट पल्स दे रहा हूं, सपोज मान के चलो यहां से गेट करंट दिया, तो गेट करंट दूंगा तो उसकी वजह से यहाँ पर इनिशियल कंडक्शन एरिया होगा, लेकिन मल्टीपल नंबर ऑफ गेट टर्मिनल है तो ये एरिया क्या होगा, और ज्यादा बढ़ेगा। यहाँ पर इस लेयर के यहाँ पर भी क्या होगा, इनिशियल कंडक्शन एरिया होगा। इस गेट करंट की वजह से यहाँ पर भी इनिशियल कंडक्शन एरिया और बढ़ेगा। तो मुझे यहाँ से क्या बेनिफिट मिल रहा है कि मल्टीपल एनोड पॉजिटिव है, कैथोड नेगेटिव है, तब उस टाइम पर यहाँ पर मल्टीपल नंबर ऑफ इनिशियल कंडक्शन एरिया है, और ज्यादा इनिशियल कंडक्शन एरिया होगा तो यहां से एनोड करंट फ्लो होगा, ज्यादा एनोड करंट फ्लो होगा, और ज्यादा एनोड करंट फ्लो होगा तो बताओ जल्दी से आपके पास में क्या होगा, आपका एनोड करंट लेचिंग करंट पर पहुंच जाएगा, और जल्दी से एनोड करंट लेचिंग करंट पर पहुंच गया तो मेरा एससीआर क्या हो जाएगा, जल्दी से ऑन हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर टर्न ऑन टाइम जो होगा, सॉरी एससीआर नहीं जीटीओ, तो आपका टर्न ऑन टाइम होगा जीटीओ का वो क्या रहेगा आपके पास में, कम रहेगा। तो यहां से अपन क्या बोल सकते हैं, तीसरा पॉइंट क्या होगा, टर्न ऑन टाइम, टर्न ऑन टाइम is lower in GTO, lower in GTO, तो टर्न ऑन टाइम इसका कम होगा, और टर्न ऑन टाइम कम होगा तो आप मुझे बताओ, और इसको क्या कर सकते हैं अपन, गेट से रिमूव भी कर सकते हैं, गेट से मतलब गेट से इसको ऑफ भी कर सकते हैं, गेट से इसको ऑफ भी कर सकते हैं, इसका मतलब ऑफ भी मैं जल्दी कर सकता हूँ, ऑन भी मैं जल्दी कर सकता हूँ। तो ओवरऑल टाइम क्या होगा, इसका टोटल टाइम कम होगा, कम होगा, इसकी स्विचिंग फ्रीक्वेंसी क्या होगी,
ज्यादा होगी। ये मैंने आपको बताया था चॉपर के अंदर कि जीटीओ की स्विचिंग फ्रीक्वेंसी एज कंपेयर टू क्या होगी, थायरिस्टर से ज्यादा होगी। तो मैं यहाँ पर क्या बोल सकता हूँ, स्विचिंग फ्रीक्वेंसी जो होगी इसकी क्या रहेगी, हायर होगी। स्विचिंग फ्रीक्वेंसी switching frequency is higher in GTO. Switching frequency is higher in GTO. Next, फिर आपको यहां पर एक क्वेश्चन पूछता है टर्न ऑन गेन वो होता है मैक्सिमम एनोड करंट डिवाइड बाय आईजी। आईजी का मतलब प्लस आईजी का मतलब क्या होगा, पॉजिटिव गेट करंट। और टर्न ऑफ गेन क्या होता है, टर्न ऑफ गेन क्या होगा, तो टर्न ऑफ गेन होता है आई एम ए डिवाइड बाय आई जी एन। आप ऐसा मत सोचना कि जीटीओ में गेट पल्स रिमूव कर दो ऑफ हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। जीटीओ में गेट पल्स रिमूव कर दो ऑफ नहीं होगा, क्या होगा, जीटीओ को ऑफ करना है तो नेगेटिव में गेट करंट देना पड़ेगा। आईजीएन का मतलब यहां पर क्या लिखा हुआ है मैंने, नेगेटिव गेट करंट। क्या होगा, नेगेटिव गेट करंट। तो जीटीयू को ऑफ करने के लिए अपन यहाँ पर नेगेटिव में गेट करंट देंगे, और पॉजिटिव गेट करंट का मतलब क्या होगा, ऑन करने में अपन पॉजिटिव गेट करंट देंगे। तो आपको एग्जाम में पूछा जाएगा कि बताओ टर्न ऑन गेन और टर्न ऑफ गेन किस में ज्यादा होता है, एससीआर में, जीटीओ के अंदर, जल्दी बताओ। टर्न ऑन गेन जीटीओ में क्या होगा, लोअर होगा या हायर होगा, जीटीओ के अंदर टर्न ऑन गेन या टर्न ऑफ गेन लोअर होगा या हायर होगा, जल्दी बताओ। टर्न ऑन गेन जो होगा यहाँ पर लोअर होगा या हायर होगा। तो देखो जीटीओ में गेट करंट का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, गेट करंट का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, टर्न ऑन गेन क्या होगा, कम। और यहाँ पर नेगेटिव में भी गेट करंट दे रहे हैं, जबकि एससीआर में नेगेटिव में गेट करंट नहीं देते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, टर्न ऑफ गेन भी क्या होगा, कम होगा। तो ये क्वेश्चन ईएससी में पूछा हुआ है कि टर्न ऑन गेन और टर्न ऑफ गेन जीटीओ में क्या होगा, एससीआर का कंपेरेटिव में क्या बोलोगे, लोअर होगा एज कंपेयर टू एससीआर। तो मैं यहाँ पर क्या बोल सकता हूँ, जीटीओ में क्या होगा, टर्न ऑन गेन एंड टर्न ऑफ गेन इज लोअर इन जीटीओ, लोअर इन जीटीओ। क्लियर है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे कि जीटीओ में क्या होगा, जीटीओ और एससीआर में कंपैरिजन का आपको ये सारी चीजें पूछी जाएगी वहां पर। क्लियर है पॉइंट सारे, स्क्रीनशॉट ले लो एक बार इसका स्ट्रक्चर का। इक्वेशन यही होता है टर्न ऑफ गेन का या टर्न ऑन गेन का, इक्वेशन यही होता है टर्न ऑन गेन का। बस वहां पर जो भी पॉजिटिव गेट कर, आईएमए का मतलब यहां पर ध्यान रखना, आईएमए का मतलब क्या है, यहाँ पर मैक्सिमम एनोड करंट है। आईएमए क्या है, मैक्सिमम एनोड करंट है। इक्वेशन यही होती है टर्न ऑन गेन टर्न ऑफ गेन की। बस गेट करंट यहाँ पर नेगेटिव में नहीं देते हैं, टर्न ऑफ गेन एससीआर का जीरो होता है, तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा टर्न ऑफ गेन। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो जीटीओ का एडवांटेज क्या है, जीटीयू का एडवेंट, और यहां पर एक और होता है पॉइंट, लेचिंग और होल्डिंग करंट है ना, एक और लिख देता हूं मैं। लेचिंग एंड होल्डिंग करंट जो होगा वो यहां पर क्या होगा, ये और लिख देना, लेचिंग एंड होल्डिंग करंट इज हायर इन जीटीयू। लेचिंग एंड होल्डिंग करंट मैग्नीट्यूड भी यहां पर क्या होता है, ज्यादा होता है एज कंपेयर टू एससीआर। लेचिंग एंड होल्डिंग करंट मैग्नीट्यूड भी यहां पर क्या होगा, ज्यादा होगा एज कंपेयर टू एससीआर। तो ये सारे पॉइंट आपको एग्जाम में पूछ सकता है एससीआर में कंपैरिजन करवा के। वैसे इस बार गेट में तो नहीं रखा है इसको, तो गेट में नहीं पूछेगा आपको। चलिए, यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं। नेक्स्ट, मैं आपको बता चुका हूं ट्रैक, तो अपन का ट्रैक को अपन पढ़ चुके हैं एसी वोल्टेज रेगुलेटर में। ट्रैक मैंने आपको बताया था, ट्रैक का सिंबल क्या होगा, ट्रैक का सिंबल क्या होगा, और मैंने बोला ट्रैक में तीन टर्मिनल होते हैं, MT1 MT2 एंड तीसरा क्या होता है, गेट।
और ट्रैक कितने मोड में काम करता है? ट्रैक को अपन यूज कहाँ करते हैं? एप्लीकेशन में आपको बता चुका हूं कहां पर यूज करते हैं, फैन रेगुलेटर या एसी वोल्टेज रेगुलेटर के अंदर। एसी वोल्टेज रेगुलेटर में अपन इसको यूज करते हैं। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी ट्रैक की? तो ट्रैक की स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी? तो ट्रैक ऐसी डिवाइस है, मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में पहली क्लास में कि ट्रैक ऐसी डिवाइस है चारों मोड में काम करती है। चारों मोड कौन कौन से होंगे? चारों मोड कौन कौन से होंगे? फॉरवर्ड ब्लॉकिंग, फॉरवर्ड कंडक्शन एंड रिवर्स ब्लॉकिंग, सभी में काम करेगा आपका ट्रैक। तो मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर VA वोल्टेज है, इधर एनोड करंट है, और अगर मैं ट्रैक की कैरेक्टरिस्टिक्स बनाऊं तो ये तो होगा फॉरवर्ड ब्लॉकिंग, ये तो होगा आपका फॉरवर्ड ब्लॉकिंग, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग। और यहां पर क्या होगा, जैसे ही आप गेट करंट दोगे तो वो किस में चला जाएगा? फॉरवर्ड कंडक्शन। फिर रिवर्स में क्या करेगा? ब्लॉक करेगा। और रिवर्स में जब अपन नेगेटिव में गेट करंट देंगे इसको, तो ये फिर से क्या हो जाएगा? ऑन हो जाएगा। तो ये ट्रैक की आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स होगी। तो आपको एग्जाम में कभी कभार जेई में ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है कि नेगेटिव में गेट करंट कौन कौन सी डिवाइस को देते हैं। तो देखो जीटीओ में नेगेटिव गेट करंट देते हैं, ट्रैक में भी अपन नेगेटिव गेट करंट देते हैं जब वो रिवर्स बायस में कंडक्ट करता है। तो ट्रैक में भी नेगेटिव गेट करंट होगा और पॉजिटिव गेट करंट होगा, और जीटीओ में भी नेगेटिव एंड पॉजिटिव गेट करंट होगा। तो यूज कहाँ करते हैं? एसी वोल्टेज रेगुलेटर में। ये इसका सिंबल है, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। चारों मोड में काम करेगा। कौन कौन से मोड में? फॉरवर्ड ब्लॉकिंग, सेकंड होगा फॉरवर्ड कंडक्शन, नेक्स्ट होगा रिवर्स ब्लॉकिंग, और नेक्स्ट क्या होगा? रिवर्स कंडक्शन। तो ट्रैक की स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स अगर पूछे तो स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या है कि सभी मोड में काम करेगा। और ये बताओ बाई डायरेक्शनल डिवाइस होगी या यूनि डायरेक्शनल? तो इट इज ए बाई डायरेक्शनल। बाई डायरेक्शनल डिवाइस। तो ट्रैक जो होती है वो कौन सी डिवाइस होती है आपकी? बाई डायरेक्शनल आपकी डिवाइस होगी, बाई डायरेक्शनल डिवाइस होगी, यूनि डायरेक्शनल नहीं होगी। तो ये जेई में छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभार कि बाई डायरेक्शनल है या यूनि डायरेक्शनल है, तो क्या होगा आपके पास में? बाई डायरेक्शनल रहेगी। क्लियर है? चलिए गेट के लिए आपको पता है अपने लिए इंपॉर्टेंट ये नहीं है जीटीओ, और ये बहुत कम पूछेंगे। जीटीओ में अपने को गेट में इतना सा पता है कि ये चारों मोड में काम करता है, मेरा काम चल जाएगा। क्योंकि अपने को गेट में इतना सा ही पूछता है कि ऐसी कौन सी डिवाइस है जो दोनों डायरेक्शन में करंट फ्लो करवा देती है। तो अपने पास जीटीओ क्या होगा? दोनों डायरेक्शन में करंट फ्लो करवा देगा। तो अपने लिए इतना सा इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट पूछेगा आपको। अब आपके लिए इंपॉर्टेंट जो सिलेबस में लिखा हुआ है कौन कौन से मोस्फेट एंड आईजीबीटी है, क्योंकि देखो मोस्फेट मैंने स्टार्ट इसलिए नहीं किया कि भी कंप्लीट नहीं होता। मोस्फेट जीटीओ यूनिडायरेक्शनल है ना, जीटीओ यूनिडायरेक्शनल है। मोस्फेट एंड आईजीबीटी ये दोनों डिवाइसेस जो है मैं आपको रिकॉर्डेड में दूंगा। कम से कम एक एक घंटे का दोनों होगा, तो कम से कम 2 घंटे 2.5 घंटे का आपका क्या होगा? एक रिकॉर्डेड वीडियो आपको मिल जाएगा आपकी जो भी जिन्होंने परचेज कर रखा है वहां ऐप पर। तो वहां पर मोस्फेट एंड आईजीबीटी अभी जल्दी कराने कोई मतलब नहीं है, अपन अच्छे से उसको डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि वो गेट के सिलेबस में इस बार स्पेशली मेंशन किया है। ठीक है, स्पेशली पहले भी मेंशन था लेकिन जीटीओ हटा दिया है। तो वो सारी चीजें हैं कि इस बार कहाँ फोकस किया हुआ है? मॉस्फेट और आईजीबीटी पर, तो उसको अपने को डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। तो मॉस्फेट आईजीबीटी का जो लेक्चर होगा 2-3 घंटे का, वो आपको रिकॉर्डेड मिल जाएगा। क्लियर है? वो आपको रिकॉर्डेड मिल जाएगा। तो यहाँ तक जो भी यूट्यूब पर पढ़ रहे हैं अब उनको वो जरूर में भी हो सकता है वो ना मिले। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इतना पढ़ लेना, इतना आप पढ़ लेना काफी है। अब यूट्यूब वालों को यार इतनी सी मेहनत तो कर लेना ना एक टॉपिक तो पढ़ना ही है, इतना सा मेहनत आप कर सकते हो यार। इतना भी पढ़ लोगे यार, मान के चलो 10 मार्क्स का आ गया, एक क्वेश्चन नहीं भी बना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 8 मार्क्स तो आ ही जाएंगे। जितना पढ़ा है उतना पढ़ लोगे ना, इनफ है, मोर देन। ठीक है, नहीं तो अगर आपको नीड लगे तो आप परचेज कर सकते हो, आपको जब परचेज कर लोगे तो उसमें मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप परचेज कर लोगे तो उसमें आपको मिल जाएगा वो लेक्चर। हाँ, मैं आज क्वेश्चन और भेज दूंगा। वो कर लिए आप लोगों ने, कल वाले कर लिए हाफ वेव कन्वर्टर के। मैं उनके आज आंसर की भी भेज दूंगा, जो कल वाला मैंने क्वेश्चन भेजा था उनकी मैं आंसर की भी आज भेज दूंगा आपको कि किसका क्या क्या आंसर रहेगा। आज मैं आपको 2 पल्स कन्वर्टर के कुछ क्वेश्चन सेंड करूंगा। ठीक है, चलिए ठीक है, ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्जाम देना। ठीक है, मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है पूरा। अपने इसमें तो तबियत खराब नहीं होती तो आईजीबीटी और मॉस्फेट भी हो जाता, लेकिन आगे का शेड्यूल फिक्स होता है तो मैं आपको रिकॉर्डेड लेक्चर दे दूंगा। चलिए ठीक है। अच्छा, मोटिवेट
अरे मोटिवेट तो क्या, आप खूब ही मोटिवेट हो यार, क्या मोटिवेट करें अब। आप भी थक गए होंगे मेरे से, पॉजिटिव आप साइकिल, नेगेटिव आप साइकिल आप सुन सुन के। अरे मुझे अच्छा तो लगा है ना पढ़ के, मजा तो आया है, मजा तो आया पढ़ के पावर इलेक्ट्रॉनिक्स स्टोरी। चलिए ठीक है, अब स्टोरी यार रहने दो, आप आराम से अच्छे से एग्जाम देना। अभी स्टोरी कुछ याद भी नहीं आ रही है, फिर सुबह से क्लास ले रहा हूँ मैं 7 बजे से। ठीक है चलिए, ओके, मिलते हैं फिर बाद में और कभी। थैंक यू सो मच।